अध्याय 11 मेहनती नन्ही मधुमक्खी। राजेश ने छोटी बच्ची को सुलाया और तुरंत सो गया। उसकी पत्नी को गए हुए बस 2 दिन ही हुए थे, पर वह उसे बहुत याद कर रहा था। उसकी मौजूदगी और घर के कामों में मदद की कमी उसे बहुत खल रही थी। मौसम अभी भी बहुत गर्म था और रात को मच्छर भी थे। उसे पता नहीं था कि क्या खपरेल वाला घर ज्यादा ठंडा था या उनके कमरे में एक बच्ची के होने से मच्छर कम थे और ठंडक भी ज्यादा थी। हालांकि राजेश बहुत थका हुआ था, फिर भी उसकी 2 बार आंख खुली, लेकिन वह अच्छी नींद ले पाया। धपाक धपाक धपाक। राजेश को अभी अभी लगा था कि वह सोया है, तभी दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया, साथ में उसकी माँ की जोरदार आवाज आई, उठो आलसियों, सूरज सिर पर आ गया है और तुम अभी तक नहीं उठे। क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी बुढ़िया माँ तुम्हारी सेवा करेगी? उद्धरण चिन्ह। कमरे में लड़कियां, जो एक दानव जैसी आवाज सुनकर चौंक गई थीं, गहरी नींद से उठकर तुरंत बिस्तर से कूद पड़ीं। दया ने अपनी बहनों का मुंह धोने में पहल की, अपनी सबसे छोटी बहन पर एक नजर डाली जो अभी भी गहरी नींद में थी, और फिर अपनी 2 सबसे बड़ी बहनों को काम पर ले जाने लगी। राजेश के पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे भी बच्चों की कुछ कामों में मदद करनी थी, और भले ही उसके माता पिता उसे घूरते, उसे इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए इतना काम करते हुए देखकर दुख होता था। दिन के दौरान उसे बढ़ई का काम करना होता था और वह खेत के काम में मदद करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए वह जितना हो सके जल्दी उठकर मदद करता था। उसने 1 साल की बच्ची को अपनी बहन की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा क्योंकि वे एक और दिन के कठिन काम के लिए आगे बढ़ रही थी। दया अपनी 2 बहनों के साथ बस नाश्ता बनाने और परिवार के सुअर को खिलाने के लिए निकली थी, जो एक मादा सुअर थी और जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था। जम्हाई लेते हुए मंजली बहू मुंह धोने के लिए पानी लेने रसोई में गई। दया, बाद में घर के सारे कपड़े धो देना, उसने कहा। मंजली बहू, मुझे अभी भी अपनी छोटी बहन को खिलाना है और हमें खेत का काम भी करना है। अगर हम सभी के कपड़े धोएंगे तो हमारे पास खेतों के लिए समय नहीं होगा। तुम इतनी धीमी क्यों हो? इतने छोटे से काम के लिए बहाने बना रही हो। क्या तुम अपनी मझली बहन की बात नहीं सुन रही हो? क्या तुम्हें पिटाई चाहिए? तीसरी बहू मझली बहन की बात सुनकर कपड़े धोना नहीं चाहती थी। घर के काम करने से उसके हाथ खुरदरे हो जाएंगे, और वह दृढ़ता से मानती थी कि वह अमीरी के लिए बनी है और बस गलत परिवार में पैदा हुई है। अभी भी उसके जीवन के दूसरे हिस्से के लिए उम्मीद थी। मंजली बहन, तीसरी बहन, मेरे छोटे बच्चे भी खेत का काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं और तुम हाथ तक नहीं लगाओगी। मैंने दया से सुना है कि चावल की फसल में कीड़े लग गए हैं। वह पिछले कुछ दिनों से कीड़े पकड़ रही है, राजेश ने कहा, क्योंकि उसने अपनी मां के लिए पानी ढोने का काम अपने हाथ में ले लिया और एक कंधे पर पानी की बाल्टियों के साथ रसोई में दाखिल हुआ। सुबह सुबह ये सब शोर शराबा, एक दिन भी शांति नहीं है। राजेश का पिता उठा और सबको तीखी नजर से घूरा। बाहर होने पर बहुत ज्यादा गपशप का शिकार होने के कारण उसे जवाब में सिर ऊंचा करके न चल पाना बहुत बुरा लगता था। उसकी चिढ़ का एक बड़ा कारण लाठी वाला बेटा न होना था और वह अपनी निराशा छोटे बच्चों पर निकालता था। माँ, पिताजी, देखिए, इन पिछले 2 दिनों में कपड़े धोने से हमारे हाथ खुरदरे हो गए हैं और अब बड़े भैया भी हमें डांट रहे हैं। तीसरी बहू ने शिकायत की जब राजेश ने 4 बेटियों को काम पर लगने का आदेश दिया और फिर वापस सोने के लिए चला गया। राजेश की माँ ने अपने बेटे राजेश पर एक नज़र डाली, जिसका व्यक्तित्व थोड़ा बदल गया लग रहा था। हालांकि उसकी बेटियां उसके दिल में एक महत्वपूर्ण जगह रखती थी, उसका बेटा थोड़ा ज्यादा महत्व रखता था, और वह फसल में कीड़ों के बारे में चिंतित थी जो उसने बताई थी। वह अगले महीनों के लिए उनका सहारा थी। अपने भाई और अपने पिता की बात सुनो। लड़ाई झगड़ा बंद करो, एक जवान औरत के लिए ऐसी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है, उसने कहा। माँ, तीसरी बहू ने गुस्से में पैर पटका, कपड़े धोने के काम से बच नहीं पाई। वह बस दया और उसकी बहनों पर नाराज होकर घूर सकती थी। दया अपनी 2 बहनों के साथ डरते डरते उस थोड़े से बाजरे की खिचड़ी के साथ अपने कमरे में लौट आई जो राजेश की माँ ने उन्हें दी थी। जब तान्या उठी तो उसकी तीनों बड़ी बहनें कमरे में नहीं थीं, बस छोटी वाली उसकी देखभाल कर रही थी। छोटी बहन, क्या तुम्हें भूख लगी है? 1 साल से ज्यादा की शिवा, जो खुद लकड़ी के चम्मच से खा सकती थी, अपनी बहनों और पिता द्वारा उसे सौंपे गए काम के लिए जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना महसूस कर रही थी और अपनी छोटी बहन को लगन से खिलाने की कोशिश कर रही थी। तान्या ने उस कटोरे की तरफ देखा जिसमें बस पानी था और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। पहले एक गलतफहमी की वजह से उसे नहीं पता था कि खाना है या पेशाब करना है, इसलिए उसने अपनी बड़ी बहनों और पिता के लिए 2 गुप्त संकेत बनाए थे। अगर उसे पेशाब करना होता तो वह बुलबुले बनाती, और अगर उसे खाना होता तो वह अपने होठों को थपथपाती। पहले न तो उसके पिता और न ही उसकी बड़ी बहनें समझ पाईं, सिर्फ उसकी माँ जानती थी। उसकी माँ ने पहले ही ये गुप्त संकेत अपने पिता और बहनों को सिखा दिए थे। तान्या अपनी हिलने डुलने में असमर्थता से परेशान थी, उसका खाना सिर्फ पानी तक सीमित था और वह उनके साथ बाहर नहीं जा पा रही थी। इस कमरे में खुद को घुटन महसूस कर रही थी, खाने और फिर सोने का उबाऊ जीवन जी रही थी, और इसके विपरीत श्रीमती ली को पता था कि 2 दिनों में उसे 1 महीने के लिए आराम करने के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। जब वह छोटे मालिक को महारानी माँ का सम्मान देने के लिए ले जा रही थी तो वे प्रवेश द्वार पर चौकीदार से मिले जो बस निकलने ही वाला था। चौकीदार विनोद, क्या मैं आपको किसी काम के लिए परेशान कर सकती हूँ?
श्रीमती ली हमेशा से अपने लिए चीजें खरीदने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी और उसे नहीं लगता था कि छोटे मालिक के आसपास के लोग उसकी मदद करेंगे। श्रीमती ली, कृपया कहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर यह मेरी क्षमता के भीतर है तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा, चौकीदार विनोद ने जवाब दिया, जो श्रीमती ली से पहले भी कई बार मिल चुका था। ये पहली बार था कि छोटे मालिक की ईमानदार आया ने उससे एक एहसान मांगा था और वह तुरंत श्रीमती ली के अनुरोध की प्रकृति का अंदाजा नहीं लगा पाया। चौकीदार, मुझे नहीं पता कि छोटे मालिक की चित्र पुस्तकें कहाँ से खरीदनी हैं। 2 दिनों में मुझे घर वापस जाना है। मैं अपनी बेटियों के लिए 2 किताबें खरीदना चाहूंगी। जरूर, आपको कुछ और भी चाहिए? चूंकि आपके बच्चे हैं तो मैं आपके लिए कुछ बच्चों की चीजें भी खरीद सकता हूँ। नहीं, नहीं चाहिए। महारानी माँ ने मुझे कुछ कपड़ा उपहार में दिया है और मैंने पहले ही अपने बच्चों के लिए कपड़े और जूते बना दिए हैं। ठीक है, एक बार जब मैं उन्हें खरीद लूंगा तो मैं किसी से उन्हें आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद, मैं आपको पहले पैसे देती हूँ। 2 चित्र पुस्तकों की कीमत ज्यादा नहीं है। उन्हें अपने बच्चों के लिए एक उपहार समझें, चौकीदार विनोद ने उदारतापूर्वक अपना हाथ हिलाते हुए कहा। उस शाम श्रीमती ली को चौकीदार के लड़के द्वारा भेजी गई 2 चित्र पुस्तकें मिली, साथ ही एक बच्चे के लिए एक अतिरिक्त खिलौना घंटी भी थी। उसने खुशी खुशी इन चीजों को संभाल कर रखा, अपने घर लौटने के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगले दिन छोटे मालिक को अपनी बाहों में लेकर वह महारानी माँ का सम्मान देने गई। श्रीमती ली, आप हमारे परिवार के साथ 1 महीना रही हैं। यह आपका मासिक वेतन है। क्या आप कल घर पर आराम करने जा रही हैं? हाँ, महारानी माँ, ठीक है। कल मैं किसी से आपको गाड़ी में घर पहुंचाने के लिए कहूंगी और ड्राइवर दोपहर के बाद आपको वापस ले आएगा। छोटे मालिक की आया के रूप में आपको उनसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ, श्रीमती ली ने सोचा था कि वह रात भर घर पर रुक सकती है, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकती है, लेकिन महारान बड़ी माँ का निर्देश सुनकर वह केवल सिर हिलाकर सहमत हो सकी। महारानी माँ उसके प्रति दयालु रही थी और ऐसे छोटे से अनुरोध के लिए वह केवल सहमत हो सकती थी। जिन्हुआ, श्रीमती ली को उनके परिवार के दौरे के लिए उपहार और उनका मासिक वेतन भी दो। हाँ, महारानी माँ, जिन्हुआ नौकरानी गई और जल्द ही अपने हाथों में एक बंडल के साथ लौट आई। श्रीमती ली, यह महारानी माँ द्वारा आपके परिवार के दौरे के लिए तैयार किया गया उपहार है और यह आपका मासिक वेतन है। महारानी माँ, धन्यवाद। श्रीमती ली ने बटुआ स्वीकार किया और देखा कि इसमें 2 से ज्यादा चांदी के सिक्के थे। महारानी माँ, इसमें अतिरिक्त पैसे हैं। इसे रखो, ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम भविष्य में अपना काम अच्छे से करो, महारानी माँ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अध्याय 12, मिला इनाम। धन्यवाद, महारानी माँ। श्रीमती ली ने आभारपूर्वक धन्यवाद देने के लिए घुटने टेक दिए। उठो, चीजों को पहले वापस रखो, पोते को थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो, महारानी माँ ने श्रीमती ली को अपने हाथ के इशारे से आदेश दिया। उनके अधिकारपूर्ण चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। ही, छोटा मालिक अपनी दादी के गले में हंसा, अपने दादा की किताब में ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उनकी दाढ़ी खींची। तुम छोटे शैतान, अपने दादा पर घात लगा रहे हो, तुम्हारी पीठ पर एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। थप्पड़ मारने से दर्द होता है, दादी मुझे बचाओ। छोटा मालिक अपनी दादी की गर्दन को गले लगाने चला गया। जब से छोटी बहू गर्भवती हुई थी, वह सम्मान देने के लिए इस तरफ नहीं आई थी, केवल नौकरों को छोटे मालिक को लाने के लिए कहती थी। श्रीमती ली अपना बंडल लेकर छोटे मालिक के आंगन की ओर लौट गईं, जहां उन्हें एक बार फिर सामान के साथ वापस आते हुए देखा गया। श्रीमती ली, क्या वे छोटे मालिक की चीजें हैं? एक नौकरानी ने उत्सुकता से पूछा। आंगन में बूढ़ी औरत, साथ ही अन्य नौकरानियां, श्रीमती ली के जवाब को सुनना चाहती थीं। यहां तक कि घर का गुलाम भी अपना काम रोककर ये नोट कर रहा था कि श्रीमती ली का पक्ष लिया गया था। वह 1 महीने में दूसरी बार महारानी माँ के आंगन से कुछ लेकर लौट रही थी। नहीं, वे महारानी माँ के छोटे उपहार हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ और वे बच्चों के लिए हैं, श्रीमती ली ने ईमानदारी से जवाब दी। या वास्तव में अगर वह ईमानदार नहीं होती तो ऐसा नहीं था कि घर के आसपास की खबरें एक रहस्य थीं। उन्हें वैसे भी पता चल जाता और दिखावा करने से उसका मान ही गिरता। श्रीमती ली, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। जब हम, जो घर के गुलाम हैं, अपने परिवारों से मिलने घर जाते हैं तो हमें ऐसा सम्मान नहीं मिलता है। 1 महीने की सेवा में 2 बार महारानी माँ से उपहार मिलना, ईर्ष्यालु नौकरानी ने कहा। उसकी भावना अन्य नौकरानियों, बूढ़ी औरत और घर के गुलाम के सिर हिलाने से प्रतिध्वनित हुई। खैर, मुझे लगा कि हर कोई ऐसा करता है। मैं सच में महारानी माँ की आभारी हूँ। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मेरा परिवार गरीब है। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती ली उनके ईर्ष्यालु घूरने का सामना करने पर केवल यही जवाब दे सकती थी। श्रीमती ली, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। पहले की दूध पिलाने वाली आयाओं को भी इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिला, दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी औरत ने जलन से कहा। हाँ, हमने यहाँ इतने लंबे समय तक काम किया है, हमेशा छोटे मालिक के पास, और हालांकि महारानी माँ हमें भी इनाम देती हैं, वह आपके साथ इतनी विचारशील नहीं रही हैं, एक युवा नौकर ने कहा, जो आंगन में पानी ढोता था। मुझे माफ कर दो सब लोग, मैं इन चीजों को रखना चाहती हूँ और फिर मुझे महारानी माँ के आंगन में वापस जाना है। श्रीमती ली आंगन में ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। चीजों को रखने के बाद उसे छोटे मालिक को छोटी बहू के आंगन में ले जाना था।
लोगों ने उसके पीछे बात की। छोटे मालिक की दूध पिलाने वाली आया की प्रतिष्ठित स्थिति को जानते हुए और कई लोग ऐसी जगह के लिए अपने रिश्तेदारों की सिफारिश करना चाहते थे। वे सचमुच श्रीमती ली की नौकरी से ईर्ष्या करते थे, जो उनके मासिक वेतन और पुरस्कारों से ज्यादा था। जब श्रीमती ली एक बार फिर महारानी माँ के कमरे में लौटी, तो छोटे मालिक ने उसे अंदर आते ही जोर से पुकारा, आया, अगर तुम वापस नहीं आती तो दादा मुझे थप्पड़ मारने वाले थे। छोटे मालिक की दूधिया आवाज ने उसके दादा को एक साथ हंसाया और रुलाया। उन्होंने सिर हिलाया और बच्चे की नाक को हल्के से नोचते हुए कहा, तुम छोटे शैतान, चुगली करना सीख रहे हो। तुम इतने छोटे हो लेकिन पहले से ही इतने चालाक हो। दादा, आप मुझे तंग मत करो। आया अपने पोते के लिए यहाँ है। छोटा मालिक अपने दादा से कोई डर नहीं दिखाता था। छोटे मालिक, आपको बकवास नहीं करनी चाहिए। आइए अपनी आया को आपको यक्षिन गार्डन ले जाने दें, श्रीमती ली ने कहा। उनका सिर झुका हुआ था और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने पोते और दादा के बीच सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखा। वह अपने बच्चों और अपने परिवार के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के लड़कियों से अलग होते हैं, या एक ही लोग एक दूसरे से अलग होते हैं? श्रीमती ली छोटे मालिक को बगीचे से ले गईं। उनके पीछे एक नौकरानी थी। आया, वे फूल बहुत सुंदर हैं। ओह, ये छोटी लड़कियां हैं जिन्हें फूल पसंद हैं। क्या आपको भी फूल पसंद हैं? छोटे मालिक, मेरी माँ को फूल पसंद हैं। क्या आपको? आया, उद्धरण चिन्ह, हाँ, आया को पहाड़ों के जंगली फूल पसंद हैं। क्या आया पहनने के लिए फूल तोड़ सकती है? क्या आप अपनी बड़ी बहनों और बहनों के लिए वापस लाने के लिए फूल तोड़ती हैं? मैंने नहीं तोड़े, ये बहुत ज्यादा झंझट है। ओह, यह मुश्किल है। छोटे मालिक को समझ आया, फिर भी उसने पूरी तरह से अवधारणा को नहीं समझा। श्रीमती ली छोटे मालिक को यक्षिन गार्डन ले गईं, जहां छोटी बहू ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और अपने बेटे को अंदर आते ही हाथ हिलाया। माँ, छोटा मालिक दौड़ने वाला था जब श्रीमती ली ने उसे रोक लिया और कहा, छोटे मालिक, छोटी बहू एक भारी बोझ उठा रही है और आपको अपने छोटे भाई को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। क्या इससे मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचेगी? लेकिन मेरी माँ ने यह नहीं कहा कि इससे दर्द होता है। छोटा मालिक समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से छोटी बहू को गले लगाया और चूमा। यान प्र, क्या तुम अच्छे रहे हो? छोटी बहू का कोमल स्वर और कोमल अभिव्यक्ति उसके बेटे की तरफ निर्देशित थी। मैं अच्छा रहा हूँ। छोटा मालिक अपना सिर छोटी बहू के गले में छुपा लिया। श्रीमती ली, मैंने सुना है कि आप कल घर जा रही हैं। क्या ये संभव है कि आप न जाएं? यह, छोटी बहू, अगर मैं जल्दी वापस जाती हूँ तो मैं जल्दी लौट सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि घर पर बच्चे इस महीने कैसे रहे हैं। छोटी बहू को ये पूछते हुए सुनकर श्रीमती ली का चेहरा चिंता से लाल हो गया। अपने बच्चों को देखने के लिए घर वापस न जा पाना ऐसा था जैसे कि अपने ही मांस को काटना, अपने ही दिल को। महारानी माँ ने आपके लिए क्या व्यवस्था की? छोटी बहू श्रीमती ली की दयनीय स्थिति देखकर थोड़ी नर्म हो गई। महारानी माँ ने कहा कि मुझे सुबह गाड़ी से घर जाना चाहिए और दोपहर के भोजन के बाद वापस लौटना चाहिए। श्रीमती ली ने कहा, अगर ऐसा है तो चलिए उस तरह से आगे बढ़ते हैं। हम दोनों माँ हैं और मैं नहीं चाहूंगी कि दूसरे कहें कि मैं कंजूस हूँ। आप अपनी छुट्टी की हकदार हैं, लेकिन छोटे मालिक बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको जल्दी वापस आना चाहिए। दूसरे अपने परिवार के दौरे पर सवारी करके या चलकर जा सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी से वापस जाने का सम्मान मिला है। आपको इसे संजोना चाहिए। छोट बड़ी बहू ने कहा, उसके शब्दों में एक हल्की सी धमकी थी। छोटी बहू, श्रीमती ली जानती हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। श्रीमती ली ने अपना जीवन बेचने का अनुबंध नहीं किया था। वह सच में एक नौकर नहीं थी, बल्कि एक घर की प्रबंधक थी। एक बंधुआ नौकर के विपरीत, चाहे वह मृत या जीवित अनुबंध के तहत हो, जिसके पास स्वतंत्रता की कमी थी, एक प्रबंधक को भी सुरक्षा की कमी थी और उसे किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता था। चूंकि महारानी माँ ने आपको इनाम दिया है, तो मैं भी आपको कुछ छोटा सा उपहार दूंगी, छोटी बहू ने शालीनता से कहा। एक उदार हवा के साथ छोटी बहू ने एक नौकरानी को एक छोटा पैकेज लाने का निर्देश दिया, जिसे नौकरानी ने फिर श्रीमती ली को सौंप दिया। इसमें लड़कियों के लिए बालों के गहने हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए वापस ले जाओ, छोटी बहू ने कहा। धन्यवाद, छोटी बहू। ये गहने ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप किसी भी गली में खरीद सकते हैं। ये गुणवत्ता वाले सामान हैं जो मेरे मायके से शाही शहर से लाए गए हैं, छोटी बहू ने अपने चेहरे पर गर्व के साथ कहा। धन्यवाद, छोटी बहू। श्रीमती ली गपशप करने वाली नहीं थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि छोटी बहू का मायका कहाँ से था या वे क्या करते थे। ये चीजें उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं थी। एक अमीर परिवार की छोटी बहू होने का मतलब था अलग साधन और स्थिति, या तो अमीर या कुलीन। श्रीमती ली अंदर से खुश थी, अपने बच्चों के लिए उपहार वापस ले जाने के लिए। ये सोचकर कि उसके बच्चे कैसे फटे हुए कपड़े पहनते थे और कैसे वह उनके बालों को टूटे हुए कपड़े के टुकड़ों से बने संबंधों से बांधती थी। छोटी बहू के उपहारों के रूप में इतने कीमती या सुंदर के पास कहीं भी नहीं थी। वे, गांव के लोग, इतनी अच्छी चीजें कैसे देख सकते थे? श्रीमती ली ने अपने जीवन में इतने सुंदर बालों के गहने कभी नहीं देखे थे। उसके पास एकमात्र चीज उसके बालों में एक लकड़ी की हेयरपिन थी। अगली सुबह जैसे ही भोर हुई, श्रीमती ली ने सब कुछ तैयार कर लिया और अभी भी सो रहे छोटे मालिक की जांच करने गई, नौकरानी को उस पर नजर रखने और एक बार जब वह जाग जाए तो उसकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। छोटे मालिक के आंगन में नौकरानियों ने बस श्रीमती ली पर सिर हिलाया, उनकी एक दूसरे पर निगाहें झिलमिला।
रही थीं। भोली और ईमानदार श्रीमती ली ने महीन विवरणों पर ध्यान नहीं दिया और कभी भी संदेह नहीं किया कि कोई उसे फंसाना चाहता है या जानबूझकर छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अध्याय 13 मायके। दूसरी सोच रखने वाली दो नौकरानियों ने श्रीमती ली की बातें सुनकर अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनमें से एक ने घमंड से अपनी आंखें घुमाई और कहा, श्रीमती ली, ऐसा मत सोचो कि तुम बस परिवार से मिलने वापस जा रही हो और छोटे मालिक तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। क्या हम पहले वाली आया का काम नहीं करते थे? सही कहा, जैसे कि तुम्हारे बिना कोई जी नहीं सकता। तुम्हारे पति तुम्हारे बिना 1 महीने तक ठीक रहे। दूसरी नौकरानी ने अपम आनजनक ढंग से बात जोड़ी। श्रीमती ली आज अच्छे मूड में थी और उन्हें उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का बुरा नहीं लगा। 1 महीने के साथ रहने से वह पहले ही जान गई थी कि इन दोनों के साथ मिलना मुश्किल था। ये बहुत अच्छी बात है। मैं मन की शांति के साथ अपने परिवार से मिल सकती हूँ। जब श्रीमती ली अपने कमरे में पहुंची तो उसने नाश्ते की परवाह नहीं की। वह आखिरी दिन का होगा अगर छोटे मालिक उठ जाते, उसे जाने के लिए देखते और उसे रोकने के लिए रोना शुरू कर देते। पिछले महीने में छोटे मालिक को उसके प्रति इतना आसक्त होते देख उसे नौकरानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अगर वह चली जाएगी तो छोटा मालिक नहीं रोएगा। श्रीमती ली ने अपने साथ 2 बंडल लिए, एक बड़ा बंडल घर वापस ले जाने के लिए भरी हुई चीजों के साथ और एक छोटा बंडल उसके मायके के लिए। 1 महीने तक जिले के सीमित स्थान में बिताने के बाद वह अपनी मां के लिए भी तरस रही थी। पहले उसके और उसके पति द्वारा कमाए गए सभी पैसे उसकी सास द्वारा संभाले जाते थे और उसने पहले इस पर ज्यादा नहीं सोचा था, यह मानते हुए कि चूंकि घर पर उसे जो कुछ भी चाहिए था वह सब उपलब्ध था, तो पैसे कौन नियंत्रित करता है यह मायने नहीं रखता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि 1 महीने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद और फिर ऐसी दयनीय स्थिति सहने के बाद जब परिवार ने उसके साथ एक सुअर कुत्ते जैसा व्यवहार किया तो उसे एहसास हुआ कि बीमार जानवरों को भी एक पशु चिकित्सक मिलता है। फिर भी उसे एक बच्चे को जन्म देने वाली महिला को एक दाई की मदद करने की भी अनुमति नहीं था। बड़ी ई, क्या यह उसकी इच्छा थी कि वह उनके परिवार के लिए बेटे बेटियां पैदा करे और परिवार के पेड़ को फैलाए? श्रीमती ली को कुछ हद तक दिल टूट गया था, लेकिन घर पर कुछ बच्चों का क्या, वह उनके बिना क्या करेगी? यहाँ काम करने के पिछले महीने में उसने बहुत कुछ सीखा था और दूसरों को लापरवाही से निजी पैसे बचाने के बारे में बात करते हुए सुना था। उस समय श्रीमती ली ने सोचा कि अगर वह इतनी ईमानदार नहीं होती, अगर उसने थोड़ा सा निजी पैसा बचाया होता तो उसके बच्चों को इतना दुख नहीं उठाना पड़ता और न ही उसे इतना दिल का दर्द सहना पड़ता। महारानी माँ से उसे 2 बार मिला इनाम वह अपने पास नहीं रख सकती थी, नहीं इसे आंगन में कमरे में छोड़ा जा सकता था। इसलिए उसने एक समाधान निकाला, अपने मायके वापस जाना और इनाम को अपनी माँ के पास रखने के लिए छोड़ देना। भले ही उसकी माँ इसे अपने लिए इस्तेमाल करे, यह अभी भी एक आदर का इशारा होगा। इन वर्षों में उसने हमेशा बेटियों को जन्म दिया था और उसकी अपनी माँ ने उसे कम समर्थन नहीं दिया था। कभी कभी उसे लगता था कि श्रीमती लाई सही थी जब वह उसे एक पैसे गंवाने वाली कहकर डांटती थी, हमेशा अपने ससुराल से लेती थी। श्रीमती ली साइड के दरवाजे से बाहर निकली और वहां एक सामान्य गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी वाले ने एक सौहार्दपूर्ण सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। क्योंकि पुरुषों और महिलाओं को ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए, तो ज्यादा कहना और गलत समझा जाना अनुचित था। श्रीमती ली ने बदले में केवल सिर हिलाया। उसने इस गाड़ी वाले को एक बार पहले भी देखा था जब उसने उसे हवेली तक पहुंचाया था। जब वह गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले भाई, कृपया इस छोटी महिला को पहले पुराने गांव में ले जाएं, क्योंकि मुझे वहां कुछ काम है। ठीक है, आप मुझे रास्ता बताइए। श्रीमती ली, आज आप जहां भी जाना चाहती हैं मुझे आज्ञा दे सकती हैं, लेकिन आपको घंटा बजने के बाद लौटना होगा, जैसा कि चौकीदार के निर्देश हैं। समझ गई, हम मालिक के कहे अनुसार करेंगे। अगर इस छोटी महिला के काम में कुछ अनुचित है तो कृपया मुझे याद दिलाएं। गाड़ी वाले भाई, हम दोनों नौकर हैं, सब समझ गए। गाड़ी बहुत तेज नहीं चली, लेकिन वह सुचारू थी और सड़क के ऊबड़ खाबड़ हिस्सों पर भी वह ज्यादा नहीं हिली, गाड़ी वाले के कौशल का प्रमाण। श्रीमती ली की पिछली आंसू भरी जिले की यात्रा के दौरान उसने रास्ते के दृश्यों का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाला था। शायद आज घर जाते हुए यह अलग था। एक उत्सुक प्रत्याशा महसूस कर रही थी जिसने उसे नज़ारे की सराहना करने की अनुमति दी और यह महसूस किया कि अमीरों का जीवन सचमुच गरीबों से अलग था। यहाँ तक कि वह एकमात्र साधारण दूध पिलाने वाली आया को भी घर तक गाड़ी की सवारी का विलासिता मिली थी। पहले वह निश्चित रूप से पैदल ही लंबी यात्रा करत बड़ी ही एक दूरी जिसे 1 घंटे से कम में तय नहीं किया जा सकता था। उसने लोगों को जिले में बेचने के लिए सामान ले जाते हुए भी देखा, उनके कदम तेज हो रहे थे। श्रीमती ली को अलग महसूस हुआ और जो चीजें उसने देखी वे भी अलग लगीं। जिले की इस यात्रा ने उसके क्षितिज को चौड़ा कर दिया था और उसके डरपोक स्वभाव को थोड़ा मजबूत बना दिया था। श्रीमती ली ने गाड़ी वाले को पुराने गांव के प्रवेश द्वार पर रुकने के लिए कहा और अपने साथ दोनों कपड़े में लिपटे बंडल लिए। ऐसा नहीं था कि उसे गाड़ी वाले पर भरोसा नहीं था, लेकिन अंदर की चीजें उसके बच्चों के लिए थीं। जब वह अपने परिवार के घर पहुंची तो उस समय ज्यादातर परिवार खेतों में काम करने के लिए बाहर थे, केवल बूढ़े और बच्चे घर पर थे। श्रीमती ली अपने परिवार के दरवाजे पर पहुंची और खटखटाया। उसके तुरंत बाद कई पैरों की आवाजें दौड़ी। आवाजों से पता चला कि वे बच्चे थे। जब दरवाजा खुला और बच्चों ने उसे देखा तो उसने पहले की तरह सादे धूप से काले कपड़े नहीं पहने थे। उस 1 महीने में श्रीमती ली की त्वचा बहुत गोरी हो गई थी।
स्वाभाविक रूप से गोरी त्वचा, साफ भौहें और सुंदर आंखों के साथ अब वह दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे पुकारने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे कि वे उसे किसी और के लिए गलत समझ सकते हैं। क्या तुम अपनी मंजली चाची को अब नहीं पहचानते? कुछ महीनों के बाद तुम मुझे मंजली चाची नहीं कहते। श्रीमती ली अपने परिवार में दूसरी सबसे बड़ी थी। एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था, जिसका पुरुष बच्चा बस 1 साल से ज्यादा का था। यह मंजली चाची हैं, हा हा। दादी, मंजली चाची यहाँ हैं। लड़कों और लड़कियों की आवाज़ों ने एक वृद्ध महिला को बाहर निकाला जिसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, जो अपनी बाहों में 1 साल से ज्यादा के लड़के को लिए हुए थी। माँ, आपकी बेटी आ गई है। श्रीमती ली ने दादी क्यूई को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहले अंदर आओ। क्या तुम्हें जिले में बहुत कष्ट हुआ? दादी क्यूई अपनी बेटी के बारे में चिंतित थी, खासकर पिछले महीने गांव वालों से सुनकर कि किसी ने उसे आया बनने के लिए ले लिया था। दादी क्यूई न केवल अपनी बेटी के बच्चों के लिए, बल्कि एक अमीर परिवार की हवेली में अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भी चिंतित थी। एक गरीब परिवार में पैदा होकर वह एक भव्य हवेली के सभी नियम कैसे जान सकती थी? आज श्रीमती ली को अच्छे कपड़े पहने और एक स्वस्थ रूप के साथ देखकर उसका चेहरा थोड़ा फूला हुआ था, जो यह दर्शाता था कि वह अच्छा खा रही थी और रह रही थी। ये बेहतर रंग का एक संकेत था। श्रीमती ली ने कई बच्चों की चौकस आंखों के नीचे छोटे बंडलों में से एक को खोला। क्या ये कोई तोहफा है? हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। श्रीमती ली बच्चों के लिए तोहफे लाई थी, जो पिछली रात महारानी माँ द्वारा दिए गए थे। ये तोहफे 1 या 2 दिन तक चल सकते थे और वे नर्म और चिपचिपे थे, जो बूढ़े और बच्चों के खाने के लिए उपयुक्त थे। श्रीमती ली ने बच्चों को तोहफे बांटे, दादी क्यूई को एक टुकड़ा दिया और दूसरा उसके लिए जो वह लिए हुए थी। तुम्हें वापस देखकर ही काफी है। तोहफे क्यों खरीदे? अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे ऐसे खर्च नहीं कर सकते, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। दादी क्यूई ने शानदार तोहफों पर टिप्पणी की, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाने को तैयार नहीं थी। माँ, हवेली की महारानी माँ ने विशेष रूप से मेरे घर आने के लिए इन्हें तैयार किया था। वापस आने से पहले मैंने सबसे पहले आप सभी के बारे में सोचा। मेरे पास कुछ और भी है। चलिए कमरे में बात करते हैं। श्रीमती ली बात जारी रखना चाहती थी, लेकिन आसपास के अधेड़ बच्चों को देखकर उसे डर था कि वे कुछ कह सकते हैं। ठीक है। दादी क्यूई ने बच्चे को नीचे रखा, उसके भाई बहनों से उस पर नजर रखने के लिए कहा और श्रीमती ली के पीछे उसके छोटे कमरे में गईं। मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? दादी क्यूई बिस्तर पर बैठ गईं और अपनी बेटी को बिस्तर के सामने एक छोटे से स्टूल पर बैठने का इशारा किया। माँ, हवेली के साथ मेरे समय के दौरान महारानी माँ ने मुझे 2 बार पैसे का इनाम दिया। मैं इन पैसों को अपने साथ वापस नहीं ले जा सकती, मैं इन्हें आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। श्रीमती ली ने कहा, क्योंकि उसने अपनी कमर के चारों ओर से एक बटुआ निकाला और उसे अपनी माँ को सौंप दिया। अध्याय 14, श्रीमती ली के विचार। दादी क्यूई ने अपनी बेटी को समझने में सक्षम देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अपनी बेटी को अपने लिए योजना बना सकने में जानकर उसे उसके लिए इतनी चिंता नहीं करनी पड़ी। अब उम्रदराज होकर और घर पर अपने पोते की देखभाल करते हुए उसके पास अपनी बेटी की आगे मदद करने की कोई क्षमता नहीं था। बड़ी ही केवल यह उम्मीद कर रही थी कि वह एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी खुद की ताकत पर भरोसा कर सकती है। तुम ऐसा करके सही सोच रही हो। अगर तुम पहले अपने प्रति दयालु होती तो अब जीवन इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, श्रीमती ली ने कहा, क्योंकि उसने छोटा बटुआ दादी क्यूई के हाथों में रख। दादी क्यूई ने छोटा बटुआ खोला और अंदर के सिक्कों को देखकर उसके हाथ कांप गए। उसने आश्चर्य से कहा, ये तो इतना ज्यादा है। हाँ, मैंने अपना मासिक वेतन अलग से घर वापस लिया है। ये मुझे महारानी माँ ने मेरे पिछले 2 दौरों के दौरान दिए थे और बच्चों को भी कुछ चीजें दी गई थीं। ठीक है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगी। याद रखना कि अपने पति को इसके बारे में मत बताना, न ही किसी और को। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। चिंता मत करो, माँ। मुझे जल्दी घर लौटना होगा क्योंकि मैं दोपहर के बाद ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। अपना ख्याल रखना, श्रीमती ली ने आश्वासन दिया। ठीक है, तुम्हें घर आते देखकर मेरी चिंता कम हो गई। ये जानकर कि तुम अच्छा कर रही हो, मेरे लिए काफी है। अब वापस जाओ। श्रीमती ली ने अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए कुछ और चिंताजनक शब्द कहे, अपने भाई और बड़े भाई के जीवन के बारे में पूछा, फिर अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर निकली। बच्चे अपने तोहफों का स्वाद ले रहे थे, हर कोई धीरे धीरे पेस्ट्री के एक टुकड़े को चबा रहा था, हर बाइट को संजो रहा था, उनकी समझदार प्रकृति का एक मार्मिक प्रमाण। चाची, हमारे पास और बार आना। दादी क्यूई और बच्चों ने श्रीमती ली को विदा किया क्योंकि वह गाड़ी पर चढ़ गई, खड़े होकर हाथ हिलाते रहे जैसे ही गाड़ी चली गई। श्रीमती क्यूई, जिसे आपने अभी विदा किया, वह पड़ोस की तीसरी दादी अपनी धुंधली नजरों के साथ दूर देख रही थी। उनके गांव में एक सादी गाड़ी का आना भी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि उनके पास केवल बैलगाड़ियां थीं और जिन परिवारों के पास व्यापार के लिए बैलगाड़ियां थीं, वे ही महत्वपूर्ण थे। तीसरी दादी, वह मेरी चाची को घर ले जाने वाली गाड़ी थी। मेरी मंझली चाची जिले में एक अमीर परिवार में काम करने गई थी और आज मिलने वापस आई, बच्चों में से एक ने उत्सुकता से घोषणा की। ओह, सचमुच प्रभावशाली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे परिचित लगी, इतने अमीर कपड़े पहने हुए। सच में, एक छोटी सी अनुपस्थिति के बाद भी कोई पहचानने लायक नहीं रहता।
हाँ, तीसरी भाभी, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि आपके पास शब्दों का ऐसा तरीका था। हम किसान गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। एक अमीर परिवार के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी क्यूई को अपने दिल में अपनी बेटी और पोते के लिए दर्द का एक झटका महसूस हुआ, अपने आप में आह भरते हुए। उसने एक बार उस परिवार पर अपनी उम्मीदें लगाई थीं, ये सोचकर कि एक कौशल होने से उसकी बेटी को एक बेहतर जीवन मिलेगा। अफसोस। उसने व्यक्ति को गलत समझा था। श्रीमती ली ने जो पैसे अपने साथ लाए थे, वह अपनी मां को सुरक्षित रखने के लिए दिए। इस थोड़े से पैसे के साथ उसे कुछ हद तक राहत मिली। जैसे ही गाड़ी उसके घर के पास पहुंची, उसने गाड़ी की खिड़की से उस परिचित गांव को देखा जो कई सालों के बाद अब परिचित नहीं लग रहा था। गांव की आबादी कम थी, हर घर एक घर के लिए एक बड़ा आंगन बना सकता था, बशर्ते वे जमीन को साफ करने के लिए तैयार हों। जब तक उनके पास क्षमता थी, वे कभी भूखे नहीं रहेंगे। गांव में, जहां आबादी विरल थी लेकिन जमीन भरपूर थी, ज्यादातर उपजाऊ खेत अमीर पुरुषों के स्वामित्व में थे। केवल कुछ बेहतर परिवार के पास 1 से 2 एकड़ जमीन होती थी, जैसे उनके परिवार के पास 2 एकड़, बाकी बंजर जमीन साफ करने के लिए थी। जो लोग गरीब थे, वे केवल अमीर पुरुषों से खेती करने के लिए जमीन किराए पर ले सकते थे या रोपण के लिए कुछ बंजर जमीन साफ कर सकते थे। अपने घर के पास पहुंचकर उनका आंगन का दरवाजा कसकर बंद था। श्रीमती लाई की लगातार आवाज अंदर से आ रही थी। राजेश, एक पिता के रूप में तुम कमरे में क्यों भटकते रहते हो? फर्नीचर बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें अपने पिता की तरह मेहनती होना चाहिए और ज्यादा फर्नीचर बनाना चाहिए। हाँ, बड़े भैया, पिताजी के साथ जल्दी से फर्नीचर खत्म करो। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे लिए एक दहेज बनाओगे। माँ, कमरे में छोटे बच्चों के साथ मुझे उन्हें नियमित रूप से जांचने की जरूरत है ताकि मैं निश्चिंत रहूं। अगर आप और बहनें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं, तो मैं फर्नीचर बनाने पर कैसे ध्यान का धृत कर सकता हूँ? राजेश ने जिम्मेदारी की भावना महसूस करने की आदत डाल ली थी जब से श्रीमती ली बाहर काम करने लगी थी और उसे पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी पड़ी थी। चाहे उसके माता पिता या बहनें कुछ भी कहें, वह बच्चे की अच्छी देखभाल करने के लिए दृढ़ था। श्रीमती ली की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि घर पर बच्चे की अच्छी देखभाल नहीं की जाएगी, लेकिन जब उसने अपने पति की बातें सुनी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस परिवार में गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन कम से कम उसके पास एक सहायक पति था। उसने आंगन का दरवाजा खोल दिया लेकिन उसे तुरंत बंद नहीं किया, इसके बजाय गाड़ी वाले को गाड़ी को अंदर लाने की अनुमति दी। पिताजी, माँ, पति, उसने अभिवादन किया। राजेश, जो आंगन में फूस की झोपड़ियों पर काम कर रहा था, और उसके पिता ने अपनी नजरें आंगन के प्रवेश द्वार की तरफ घुमाई। खिड़की से देखी हुई मंजली बहू और तीसरी बहू, जो बाहर दौड़ रही थी, उनका दृश्य उनका स्वागत करता था। श्रीमती लाई अपने रास्ते पर आ गईं, आंगन से होते हुए दौड़ रही थीं और जैसे ही वह पास आईं, बड़बड़ाने लगीं। श्रीमती ली, तुम बस सही समय पर वापस आ गई हो। धोने के लिए कपड़े हैं और दोपहर का भोजन तैयार करना है। मैं तुम्हारे दूर रहने के दौरान बहुत व्यस्त रही हूँ। क्या तुम्हें अपना मासिक वेतन मिला? तुम्हें इसे सौंपना होगा। श्रीमती ली, बंडल में क्या है? क्या यह अमीर परिवार से कुछ अच्छा है जहां तुम काम कर रही हो? तीसरी बहू भी पूछने के लिए बाहर दौड़ी। श्रीमती ली, मुझे अपने दहेज के लिए कुछ सामान चाहिए, मुझे देखने दो कि क्या कुछ अच्छा है। मंजली बहू भी शामिल हो गई, अपनी माँ और छोटी बहन के साथ श्रीमती ली से बंडल छीनने के लिए बाहर दौड़ी। माँ, यहाँ मासिक वेतन है और जहाँ तक मंजली बहन और तीसरी बहन ने अच्छी चीज़ों का उल्लेख किया है, वे कोई नहीं है। ये सब महारानी माँ के उपहार हैं, बहू के लिए, बच्चों के लिए कपड़े और जूते बनाने के लिए। श्रीमती ली इतनी मूर्ख नहीं थी कि बस वहीं खड़ी रहे। उसने 2 चांदी के मासिक वेतन श्रीमती लाई को दिए और जब मंजली बहू और तीसरी बहू ने उसका थैला छीनने की कोशिश की तो भाग गई। उनके परिवार का आंगन काफी विशाल था और ये दोनों बहनें, जो आमतौर पर घर पर कम काम करती थीं, श्रीमती ली जितनी फुर्तीली नहीं थीं। वे उस क्षण में उससे आगे नहीं निकल पाईं। पिछले महीने में श्रीमती ली ने अमीर परिवार की सेवा में अच्छा खाया था, जोरदार गतिविधि के रास्ते में बहुत कम करना था, और हालांकि 2 साल से ज्यादा के बच्चे को ले जाना एक काफी काम था, ये स्पष्ट था कि वह 2 आलसी बहनों से कम नहीं थी। श्रीमती ली, भागो मत। तुम में हिम्मत है, रुको, मेरा विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी। तीसरी बहू और मंजली बहू, अपने माथे पर पसीने और सांस के लिए हाँफते हुए, श्रीमती ली से आगे नहीं निकल पाईं और चिल्लाने और चीखने का सहारा लिया। यह क्या है? गाड़ी वाले गाड़ी से नीचे उतरा और दृश्य देखा। उसके लिए महिलाओं को संबोधित करना उचित नहीं था, इसलिए उसने राजेश और उसके पिता से बात की। ये सब शोर किस बारे में है? राजेश के पिता, जो ऐसे दृश्यों के आदी थे, वास्तव में बाहरी लोगों की उपस्थिति के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते थे जब तक छोटी ही उन्होंने अपनी बेटियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। क्या घूर रहे हो? क्या तुमने कभी मेहमानों को पहले नहीं देखा? श्रीमती लाई ने शुरू में पैसे भी छीनना चाहा था, लेकिन 2 चांदी के सिक्के मिलने पर उसने इसे अपनी जेब में रख लिया, आंगन के बाहर एक नजर डाली, लोगों को अंदर देखते हुए देखा और दरवाजे को बंद करने के लिए जल्दी की। श्रीमती लाई, हालांकि स्वभाव से उग्र थी, अपनी 2 अविवाहित बेटियों के बारे में भी चिंतित थी। एक की सगाई हो चुकी थी और उसे डर था कि एक खराब प्रतिष्ठा से सगाई टूट सकती है। दूसरी की अभी तक सगाई नहीं हुई थी और उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की एक अमीर परिवार में शादी करने की उम्मीद
बड़ी ईद थी। अपने पिता द्वारा डांटे जाने पर मंजली बहू और तीसरी बहू अपनी राह में रुक गईं और वहीं पर पैर पटके। राजेश ने श्रीमती ली को कठोरता से देखा, जो 1 महीने से दूर थी। ये देखकर कि वह गोरी और ज्यादा मोटी दिख रही थी और उसकी आंखें चमकदार थीं, उसे एक आदमी की इच्छा महसूस हुई। उस रात अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर सोने के बारे में सोच रहा था। हे, इस दृश्य के लिए माफी। कृपया आइए कुछ चाय पिएं। राजेश के पिता ने एक मुस्कान डाली, अपने काम को रोककर अपने हाथों को धोया और गाड़ी वाले को फूस की शरण के किनारे पर मेज पर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। शरद ऋतु की हवा एक हल्की ठंडक लाए और आंगन में बैठकर ठंड बड़ी ही हवा का आनंद लेना और मेहमानों का मनोरंजन करना काफी सुखद था। जब मौसम ठंडा हो जाता तो वे ठंडक को रोकने के लिए पर्दे खींच लेते थे। अध्याय 15 मुंहफट। श्रीमती ली, जब राजेश ने उसे ध्यान से देखा तो उसने अपने पति की आंखों में एक जलती हुई निगाह देखी। अपने पति और अपने बच्चों के बीच चुनने का सामना करते हुए वह नवजात और बहुत छोटे बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित थी। इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाते हुए श्रीमती ली जल्दी से अपने कमरे की तरफ चल दी। उसके कमरे का दरवाजा बंद नहीं था और लगभग 2 साल का सिवा दरवाजे पर खड़ा था, अपनी बाहें फैलाकर जोर से चिल्ला रहा था, माँ माँ वापस आ गई। माँ मुझे पकड़ो। वाह। श्रीमती ली पास गई और सिवा को उठाया, उसके चेहरे पर चूमा और उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या सिवा अच्छा रहा है? सिवा अच्छा रहा है। सिवा हर दिन अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। अच्छा, सिवा सच में अच्छा है। ही, अपनी माँ की तारीफ से खुश होकर सिवा ने मुस्कुराया, उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। उसकी निर्दोष मुस्कान ने श्रीमती ली के दिल को पिघला दिया। सिवा को पकड़े हुए श्रीमती ली बिस्तर की तरफ चली, जहां बच्चा जो बिस्तर में सपाट लेटा हुआ था वह दरवाजे की तरफ देखने के लिए छोटी ये घूम गया था और सिवा और श्रीमती ली के प्रवेश करते ही मुस्कुरा रहा था। वौआ वौआ, हे वौआ, अब तुम पलट सकती हो। श्रीमती ली ने अपनी सबसे छोटी बेटी को देखकर आश्चर्य से कहा। दूसरे बच्चे 2 या उससे ज्यादा महीनों के बाद या लगभग 3 महीने में पलटना और बड़बड़ाना शुरू करते थे। राजेश ने अपनी पत्नी को कमरे में प्रवेश करते देखा, इसलिए वह भी उसके पीछे अंदर चला गया। उसे अपनी पत्नी को देखे हुए 1 महीना हो गया था और वह उससे महीने की कठिनाइयों के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि वह भी उसे याद कर रहा था। हमारी वहुआ सबसे चालाक है। वह कई दिनों से पलट पा रही है। पिछले महीने जब तुम घर पर नहीं थी तो वह सिर्फ चावल का पानी पी सकती थी। रात में वह मुझे पेशाब करने के लिए जगाती है। मैं हमेशा उसे खिलाता हूँ। श्रीमती ली ने सिवा को नीचे रखा और वहुआ को उठाया, जो उस पर मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर चूमा। वहुआ को ध्यान से देख रही थी। उसकी बेटियों में से सबसे छोटी वह थी जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित थी। दूसरी बेटियां अन्य खाना खा सकती थीं, लेकिन छोटी वाली सिर्फ चावल का पानी ले सकती थी। उसने अपनी छोटी बेटी को उठाया, उसके हल्के शरीर लेकिन गुलाबी गालों को नोट करते हुए। उसकी बेटी का गुलाबी रंग उसकी कुछ चिंताओं को कम कर देता है। अपनी 4 बड़ी बहनों के विपरीत उसका एक पतला पीला चेहरा या सूखे पीले बाल नहीं थे। सिर्फ 2 महीने से ज्यादा की उसके गाल गुलाबी थे और उसके बाल काले थे। शायद उसके पति ने बच्चे के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि वे पहले ही बांधने के लिए काफी लंबे हो गए थे। छोटी बेटी और घर पर दूसरे बच्चे, इस महीने उन्हें कुछ नहीं हुआ, है ना? छोटी बेटी ठीक थी। एक दिन जब बारिश हुई तो तीनों बड़े बच्चे गीले हो गए और आधी रात को उन्हें बुखार हो गया। मैं घबरा गया और मुझे पता नहीं था कि क्या करूं, तो मैं सिर्फ रसोई में उनके लिए कुछ गर्म पानी उबालने के लिए जा सकता था ताकि वे पी सकें। फिर मैं वापस आया तो पाया कि उनका अब बुखार नहीं था। मैंने उन्हें पानी पीने के लिए जगाने की कोशिश की, लेकिन जब तीनों बच्चे उठे तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पहले ही पानी दे दिया था। ये बहुत अजीब था। क्या तीनों बड़े बच्चे? जब मैं घर पर नहीं थी तो निश्चित रूप से बाहरी खेत का काम उन 3 छोटी लड़कियों पर नहीं छोड़ा गया था, है ना? श्रीमती ली को ऐसा संदेह था, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसका परिवार इतना क्रूर होगा। सबसे बड़ी सिर्फ 8 साल की थी। श्रीमती ली की बाहों में तान्या ने अपनी आंखें झपकाईं। तीनों बहनों को पूरी रात बुखार था और उनके पिता, जो गहरी नींद में सो रहे थे, बाद में जागे और बाहर भागे। वह सिर्फ अपने हाथ का उपयोग करके अंतरिक्ष में आध्यात्मिक झरने से पानी की बूंदों को अपनी बहनों के मुंह पर टपका सकती थी। इस युग में डॉक्टर को बुलाना निश्चित रूप से मुश्किल रहा होगा और कोई विशिष्ट दवाएं नहीं थीं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी 3 प्यारी बहनों को बुखार से पागलपन का सामना करना पड़े। इस पिछड़े समय में किताब में रूपांतरित होना काफी निराशाजनक था। मेरी पत्नी, तुम्हें पता है, मुझे बढ़ई का काम करना है और मैं घर पर जितना हो सके काम में मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे 2 छोटे बच्चों की भी देखभाल करनी है। अगर मैं बाहरी काम करने जाता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे, ये कहते हुए कि घर पर 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजेश ने अपना सिर खुजलाया, शर्मिंदा दिख रहा था। पिता और माँ दोनों की भूमिका निभानी सचमुच कठिन थी, खासकर जब परिवार मदद नहीं करता था तो उसे एक पुरुष के रूप में उत्पीड़ित महसूस होता था। आह, तुम्हें एक कठिन समय मिला है, श्रीमती ली ने कहा, ये जानते हुए कि उसका पति एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था। एक सैंडविच कुकी की तरह। उसने 2 छोटे बच्चों की देखभाल करने में कामयाबी हासिल की थी, तो केवल दोष परिवार के साथ था, जो बहुत निर्दयी था। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अमीर परिवार के घर पर काम करना मुश्किल रहा होगा, किसी ने तुम्हें डांटा नहीं, है ना?
राजेश एक पुरुष होने के नाते अब सिर्फ यही सोचता था कि उसकी पत्नी के लिए बाहर एक प्रबंधक के रूप में काम करना आसान नहीं था। ये सहने लायक था। मुख्य रूप से मुझे घर पर बच्चों की चिंता थी। इस बार जिस घर में मैंने प्रबंधक के रूप में काम किया उसकी महारानी माँ ने बच्चों को कुछ दिया और मैंने कुछ अन्य कपड़े से बच्चों के लिए कुछ कपड़े और जूते बनाए। श्रीमती ली बैठ गई और अपने बंडल को खोला जिसमें से उसने कई कॉमिक किताबें, कुछ बच्चों के खिलौने और गुड़ियों के लिए कुछ कपड़े और जूते निकाले। राजेश मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये देखकर कि उसके लिए कोई सामान नहीं था, बंडल के अंदर कोई जूत या कपड़े नहीं थे, वह समझ गया कि श्रीमती ली को दूसरे परिवार से ज्यादा कुछ नहीं मिला और यह पहले से ही अच्छा था कि वह बच्चों के लिए कुछ बना सकती थी। वाह, इतना कुछ है। क्या कॉमिक किताबें और खिलौने भी महारानी माँ ने दिए थे? उद्धरण चिन्ह पति। जब मैं जिस घर में सेवा करती हूँ वहाँ छोटे मालिक के कमरे में थी, तो वहाँ के बच्चे, यहाँ तक कि जो सिर्फ 1 या 2 साल के थे, वे शब्दों को पहचानने और सीखने के लिए इन कॉमिक किताबों को देख सकते थे। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर पर हमारी लड़कियों को भी कुछ नहीं जानना चाहिए। मैंने चौकीदार से मेरे लिए 2 कॉमिक किताबें खरीदने में मदद करने के लिए कहा। चौकीदार ने कॉमिक किताबें खरीदी और मेरे लिए खिलौने भी, और उसने मेरे पैसे नहीं लिए। उसने बस उन्हें घर पर बच्चों के लिए दे दिया। जब श्रीमती ली राजेश से बात कर रही थी तो उसने दरवाजे की दिशा पर ध्यान नहीं दिया। उसका कमरा हमेशा अन्य परिवार के सदस्यों के लिए वर्जित था। जब से उसने जन्म दिया था कोई भी कभी अंदर नहीं आया था, इसलिए वह इस समय किसी भी परिवार के सदस्य के आने के लिए तैयार नहीं थी। श्रीमती ली अन्य लोगों के इरादों से पूरी तरह से अनजान थी। कोई भी उसके कमरे में नहीं आया क्योंकि वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं था। हालांकि ये क्षण अलग था, उसने अभी तक बंडल नहीं खोला था। श्रीमती लाई और मंजली बहू, तीसरी बहू, अगले कमरे में दीवार पर सुन रही थीं। सामान के बारे में सुनकर श्रीमती लाई अपने मोटे शरीर के साथ कमरे में घुस गईं। उनकी छोटी आंखें बाहर निकल रही थी जैसे ही उन्होंने डांटा। तुम्हें देखो श्रीमती ली, तुम एक अमीर घर में काम करने जाती हो और चौकीदार को भी बहकाती हो। दुनिया में कहाँ से मुफ्त दोपहर के भोजन जैसे ऐसे अच्छे भाग्य आसमान से गिरते हैं। मैं इन 2 कॉमिक किताबों और खिलौनों को जब्त कर लूंगी। हम चौकीदार की चीजें यहाँ नहीं छोड़ सकते। सास, ये किताबें हैं जिन्हें मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए किसी से खरीदने के लिए कहा था। मुझ पर कीचड़ मत उछालो। तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकती हो लेकिन बकवास मत करो। तांग हवेली का चौकीदार कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम बदनाम कर सकती हो। अगर तुम सरकार को शिकायत करोगी तो अपनी बहू को तुम्हारे लिए मुसीबत लाने के लिए दोष मत देना। माँ, आप इस तरह बकवास कैसे कर सकती हैं? राजेश ने अपनी माँ को देखकर उसे डांटा। मैंने क्या कहा? हाँ, अगर तुम श्रीमती ली चौकीदार को नहीं बताओगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे रिपोर्ट करना है? क्या सरकार उनके परिवार की आज्ञा के लिए है? हाँ माँ, निश्चित रूप से आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि आंगन में एक गाड़ी वाला है ना? श्रीमती ली का चरित्र बहुत विनम्र था लेकिन उस समय वह बल्कि जिद्दी थी। मुझे ये सामान देखने दो। ये कपड़ा काफी अच्छा है। ये रुमाल मुझे जंचता है। तीसरी बहू अंदर चली और बच्चों के कपड़ों की अपनी आकार से तुलना की। यह पाया कि सबसे बड़ा टुकड़ा भी उसे फिट नहीं हुआ, इसलिए वह केवल छोटे सामानों में से छीन सकती थी। यह बालों का सामान सुंदर है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो इसे पहनने के लिए ये सही होगा। मंजली बहू ने सच में सिर के गहने वाले फूल को पसंद किया। मंजली बहन, मुझे भी एक चाहिए। दोनों बहनों ने सिर के गहने वाला फूल पकड़ा और भाग गईं। डर था कि श्रीमती ली इसे वापस ले लेगी। श्रीमती ली विश्वास नहीं कर पाई कि उसके परिवार के सदस्य इतने बेशर्म हो सकते हैं। आमतौर पर जब वह जन्म देते हुए मौत के करीब थी तो कोई भी उसे देखने नहीं आया, लेकिन अब वे बच्चों के लिए बनाए गए सामान छीन रहे थे। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी वह श्रीमती लाई के हाथ में कॉमिक किताब थी। खिलौने लिए जा सकते थे, सबसे छोटे 2 भी उनके साथ खेल सकते थे। उसके बच्चों के पास सालों से खिलौने नहीं थे, उन्हें उनकी जरूरी नहीं थी। कॉमिक किताबें उन्हें शब्दों को पहचानने और सीखने में मदद कर सकती थीं, जो कि वह एक माँ के रूप में उस समय सबसे ज्यादा परवाह करती थी। हाँ, मैं इस कहानी को भारतीय नाम, जगह और माहौल के हिसाब से बदल कर लिख सकता हूँ। कहानी में से यौन सामग्री हटा दी जाएगी और नामों को भी बदल दिया जाएगा। अध्याय 16, नाटक बंद। सासू माँ, आप सब कुछ नहीं ले जा सकती। ये 2 किताबें यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं अब घर में काम नहीं करूंगी। इस महीने रीमा थोड़ी हिम्मत वाली हो गई थी। उसने अपनी सासू माँ कमला देवी से निपटने का एक तरीका निकाल लिया था, उन पर वार करना जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। ओह रीमा, 1 महीने के लिए बाहर जाकर तुम अब मुझे धमकाना सीख गई हो। तुम बाहर जाकर दूसरों को लुभाती हो और अब ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत भी कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा? उद्धरण चिन्ह कमला देवी, जो इतने सालों तक एक सासू माँ की तरह राज करती आई थी, रीमा की धमकी भरी बातों से कैसे हार मान सकती थी? उन्होंने गुस्से और कोसने के साथ जवाब दिया। सासू माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जब आप अपनी बहू के बारे में ऐसे बोलती हैं तो इसमें आपके बेटे की इज्जत कहाँ रहती है? कमला देवी और उनकी बहन के बीच चीजें लेने की हाथापाई के दौरान संजय को लगा कि परिवार में कुछ चीजें बांट लेना तो सही है, खासकर जब बच्चों के पास अभी भी कपड़े और जूते थे। वह नहीं समझ पाया कि रीमा को उन 2 किताबों की इतनी परवाह क्यों थी, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि कमला देवी का रीमा को डांटना सीधे
तौर पर उसे भी डांटना था। एक बेकार आदमी ही अपनी पत्नी को किसी और की तरफ खींचता है। इससे भी ज्यादा यह मामला तो शायद उनकी माँ का मनगढ़ंत था। बेटा, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को सही रास्ते पर ला रही हूँ। अगर मैं उसे काबू में नहीं रखूंगी तो वह यकीनन बागी हो जाएगी। वह एक अमीर परिवार के घर में 1 महीने के लिए थी और किसी से तोहफे भी लिए हैं। कमला देवी को लगा कि उनकी इज्जत पर सवाल उठाया गया है क्योंकि रीमा ने विरोध करना सीख लिया था, जो उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। सासू माँ, अगर आप सचमुच अपने बेटे की भलाई चाहती हैं तो कृपया ऐसी बातें न करें। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर यह बात बाहर निकल गई तो मैं बाहर सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी बाहर गलत बर्ताव करती है तो उसे काम पर न जाने दें। अगर वह घर पर रहेगी तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। पिछले 1 महीने में पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाते हुए संजय ने रीमा की मुश्किलों को पूरी तरह से समझ लिया था। उसके जैसे एक मजबूत आदमी के लिए घर चलाना कोई आसान काम नहीं था। बेटा, तुम मूर्ख बन रहे हो। उन 200 रुपये का क्या होगा? अगर रीमा घर पर रहेगी तो वह पैसे नहीं कमा पाएगी। अगर वह काम नहीं करेगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? कमला देवी न केवल गुस्से में थी बल्कि संजय से भी नाराज थी क्योंकि वह अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा था, जिसे वह पत्नी को मां पर तरजीह देने की बात मानती थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए संजय ने वह 2 किताबें कमला देवी के हाथों से छीन ली जिनकी परवारी मां को थी। सासू माँ, किताबें यहीं छोड़ दीजिए और कृपया बाहर चलिए। मुझे अपनी पत्नी से अकेले में बात करनी है। कमला देवी अपने बेटे के हाथों में उन 2 किताबों को गुस्से से घूरने लगी और बिस्तर पर रखे बच्चों के कपड़ों पर उनकी नजर पड़ी। उनकी आंखें इधर उधर गईं और वह बिस्तर पर रखे कपड़े लेने के लिए दौड़ पड़ी, ये सोचकर कि इन अच्छे सामानों को भविष्य में तोहफे के लिए रखेंगी। रीमा अब 2 किताबें पकड़े हुए अपने पति पर मुस्कुराए। वह जानती थी कि कमला देवी अपने दखल देने वाले स्वभाव को शांत नहीं होने देंगी और उनकी हर हरकत को सतर्कता से देख रही थी। उसने कमला देवी के लेने से पहले ही बच्चों के हाथ से बने कपड़े पकड़ लिए। रीमा, मुझे सामान दे दो, जल्दी करो। कमला देवी अपने कोट को एक हाथ से पकड़कर और अंदर के खिलौनों को बचाते हुए दूसरे हाथ से रीमा की तरफ इशारा करते हुए इल्जाम लगाया। सासू माँ, हमारे बच्चों के पास पहले कभी नए कपड़े नहीं थे। ये वही कपड़े हैं जो मैंने उनके लिए बनाए थे, जो मालकिन ने तोहफे में दिए थे। मैं आपको इन्हें किसी और को देने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। रीमा की आंखों में आंसू भर आए, जो दुख से भरे थे। बच्चों के लिए कपड़े बनाने की वजह से उसे लगभग सजा मिल चुकी थी और उसने कई रातों तक दिए की रोशनी में सिलाई की थी। माँ, क्या आप सचमुच हमारे बच्चों के लिए बनाए गए कपड़े लेकर किसी और को देना चाहती हैं? क्या मैं अभी भी आपका बेटा हूँ? 1 महीने से रीमा को न देखकर और माता पिता दोनों की भूमिकाएं निभाकर संजय को गहरा एहसास हुआ कि बेटियां भी बेटों की तरह कीमती होती हैं। किसने कहा मैं उन्हें किसी और को देने वाली थी? बेकार की बातें मत करो। मैं उनकी दादी हूँ, मैं उनके कपड़े कैसे दे सकती हूँ? मैं बस कपड़ों को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। बच्चों को पता नहीं कि ये कितने अच्छे कपड़े हैं और शायद वे उन्हें फाड़ दें या गंदा कर दें। संजय की इल्जाम भरी नजर के नीचे कमला देवी ने अपनी मंशा स्वीकार नहीं की। वह रीमा को अपने बेटे की आज्ञाकारिता के कारण धमकाती रही थी। इन सालों में वह अपने बेटे की भक्ति पर निर्भर रही थी ताकि रीमा और उसके बच्चों को लगातार परेशान कर सकें। लेकिन संजय उनका अपना बेटा था। अगर वह भविष्य में अवज्ञाकारी हो गया तो क्या होगा? सासू माँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं, वे अपने कपड़े गंदे नहीं करेंगे, संजय ने अपनी माँ को आश्वासन दिया क्योंकि वह बच्चों के कपड़े वापस देने को तैयार नहीं थी। कमला देवी के पास उस समय कहने के लिए कुछ नहीं था, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उनकी तीखी, त्रिकोणीय आंखें रीमा को घूर रही थीं। अब जब उनका बेटा उसकी रक्षा कर रहा था तो वह उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब वह वापस काम पर जाएगी तो क्या वह रीमा के बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगी? रीमा, बस इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही कमला देवी कमरे से निकली, नाटक खत्म हो गया। रीमा ने बच्चों के कपड़े और जूते ठीक से पैक किए और सादे कमरे के चारों ओर देखा, कुछ भी छिपाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली। उसकी सासू माँ ने एक बार उसके दहेज की संदूक खंगाली थी, जिसमें उसकी माँ द्वारा उसके लिए बनाई गई एकमात्र चांदी की चूड़ी ले ली थी, जिसे वह वापस नहीं ले पाई थी। आखिर में उसकी नज़र वहीं रुकी जहाँ छोटी बच्ची सोई हुई थी। वह उस कपड़े के बंडल को बच्ची के लिए तकिए के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। सासू माँ ओ कभी भी बच्ची को नहीं उठाती थी, यकीनन ऐसा नहीं सोची होंगी, क्योंकि उसने जो कपड़े और जूते बनाए थे वे सभी नरम कपड़े के बने थे। रीमा सच में छोटी बच्ची को ज्यादा देर तक पकड़े रहना चाहती थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी। वह बच्चों को लेने के लिए खेतों में जाना चाहती थी। इसी सोच के साथ रीमा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने अच्छे कपड़े उतारे और एक पुराना पहनावा पहन लिया, ऊपर से एक पुरानी टोपी भी लगा ली। पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? संजय की नजरें बहुत तेज थी क्योंकि वह अपनी पत्नी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था, कुछ बार निगलते हुए। उसका दिल गर्म हो गया था, वह अपनी पत्नी को गले लगाने की लालसा रखता था और उसकी नजरें रीमा पर टिकी हुई थीं। मैं बाहर जाकर दया और दूसरों को देखने जा रही हूँ। रीमा संजय की तेज नजर से अनजान नहीं थी। इतने कम समय में वह रोमांस में शामिल नहीं हो सकती थी, खासकर जब दिन का उजाला था। उसे अपने पति की नजर से बचना था और सिर झुकाकर बाहर चली गई। ओह,
ठीक है। संजय के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था, वह अपने हाथों को कसकर रगड़ रहा था। पति, मालकिन ने कहा कि मुझे दोपहर तक वापस आना होगा। मुझे बच्चों को देखने के लिए जल्दी करनी चाहिए, रीमा ने कहा, फिर दरवाजा खोला और बाहर चली गई। संजय अपनी पत्नी के जाते हुए शरीर को देखकर हैरान रह गया, उसका दिल रात में अपनी पत्नी को गले लगाने के बारे में सोचकर दुख रहा था। संजय, तुम अभी भी अंदर क्यों हो? बाहर आओ और काम पर लग जाओ, संजय के पिता ने ड्राइवर को चाय देते हुए बाहर से आवाज लगाई। घर के अंदर की शोरगुल वाली बकबक ने उन्हें एक मेहमान के सामने शर्मिंदा कर दिया था। ड्राइवर को परिवार के शोरगुल भरे झगड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। इतना काम होने की वजह से संजय के पिता ने तुरंत संजय को बाहर आने और काम करने के लिए कहा। ओह, मैं आ रहा हूँ, संजय ने बाहर जोर से आवाज लगाई और फिर शिवा से कहा, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। पिताजी, शिवा को पता है, 4 साल की शिवा ने कहा, जो लगभग 2 साल की थी और अपनी बहन को उठाने के लिए काफी मजबूत थी। तनिषा ने अपनी गोल गोल आंखों से घूर कर देखा, हमेशा नाटक को देखती रहती थी। बेशक, वह जानती थी, क्योंकि उसने ये किताब पहले भी पढ़ी थी। इस बच्ची के शरीर में इस किताब से आए इस परिवार का उपनाम तनेजा नहीं बल्कि गुप्ता था। बड़ी बहनें लड़कियां होने के कारण दादा दादी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई थीं और उनका अभी तक आधिकारिक रूप से नामकरण नहीं हुआ था। अध्याय 17। दादी, शिवा को मत मारो। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक हो, वह केवल गुप्ता उपनाम ले सकती थी, तनेजा नहीं। इस समय वह अभी भी छोटी बच्ची थी और उसका उपनाम बदला नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अब से तनिषा नाम का उपयोग करने का फैसला किया, गुप्ता तनिषा। उसने अपनी आंखें झपकी, यह महसूस करते हुए कि उसकी दादी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी और चीजें खोजने के लिए वापस आएंगी। एक विचार के साथ उसने कपड़े का बंडल अपनी जगह में रख दिया। वर्तमान में उसकी जगह में केवल मिट्टी और आध्यात्मिक जल था। अपनी जगह में चीजें रखने के लिए उसे केवल पुराने मच्छरदानी को फैलाना था, जिसे उसके माता पिता ने डायपर के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया था, जो कि उसकी जगह के जमीन पर अच्छी तरह से नहीं धुले थे। गुप्ता तनिषा को लगा कि जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी जगह भी बड़ी होती गई, 2 घन मीटर से 6 घन मीटर तक। यह उसके पिछले कमरे में बाथरूम जितना बड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन यह महत्वपूर्ण सामान रख सकता था। जबकि जगह का उपयोग सामान उगाने के लिए किया जा सकता था, उसके पास कोई बीज नहीं थे। इसके अलावा यह महसूस करते हुए कि वह बहुत छोटी थी, भले ही वह जगह में फसलें उगाती, वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती। अगर उसकी जगह सामने आ जाती तो यह एक बड़ी मुसीबत होती। शिवा अपनी छोटी बहन को लगातार घूरता रहा, आंखें झपकाता रहा और महसूस कर रहा था कि कुछ तो गलत है, जैसे कि कुछ गायब था, लेकिन छोटा बच्चा उस समय ज्यादा नहीं सोचा। बहन, ये बहुत अच्छा है कि माँ वापस आ गई हैं। अब तुम्हें पीने के लिए दूध मिलेगा। ये सुनकर गुप्ता तनिषा ने अपने दिल में लाचारी से आह भरी। अभी अभी रीमा वापस आई थी और एक और नाटक के बाद, हालांकि उन्होंने उसे पकड़ा, उन्होंने उसे दूध नहीं पिलाया। उसकी आत्मा एक वयस्क की थी, लेकिन उसका शरीर एक शिशु का था और वह दूध की चाहत का विरोध नहीं कर सकती थी। दुर्भाग्य से वह रीमा को याद दिलाने के लिए बोल नहीं सकती थी, नहीं वह अपने पिता के सामने रीमा के स्तन को उजागर कर सकती थी। इस समय एक आकृति कमरे में चुपके से घुसी, अपने पैरों पर हल्का और अंदर आते ही बाएं और दाएं देख रही थी। गुप्ता तनिषा ने देखा कि यह कमला देवी थीं। शिवा, दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए, कमला देवी को नहीं देखा। ये तब हुआ जब कमला देवी ने कमरे में चीजें खंगालना शुरू किया कि वह अचानक कांपने लगा और डरकर चिल्लाया, दादी, पिताजी। दादी चीजें खंगाल रही हैं। कमला देवी को उम्मीद नहीं थी कि शिवा इतना चौकस होगा। उनके लिए 4 कमजोर लड़कियां और एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, वे उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवा चिल्लाएगा। शिवा की चिल्लाहट ने कमला देवी को चौंका दिया, एक दोषी प्रतिक्रिया जिसके कारण उनके हाथ लकड़ी की संदूक को खंगालते हैं छोटे ओए रुक गए। उनका मोटा शरीर उस तरफ दौड़ा, जोर से धमकी देते हुए, ऐसे ही चिल्लाते रहो और देखो अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो। जब शिवा ने कमला देवी को उसे मारने की बात करते हुए सुना, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे मारना चाहती थी? डर ने उसे और भी ज्यादा कांपा दिया। उसने अपनी आंखों से अपनी दादी को देखा और अपनी बहन को कसकर गले लगाया, दादी, कृपया शिवा को मत मारो। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दादी को जल्दी बताओ कि तुम्हारी माँ ने सामान कहाँ रखा है। उद्धरण चिन्ह। कमला देवी ने अभी अभी लकड़ी की संदूक की जांच की थी और कुछ भी नहीं देखा था। उनकी नजर अब बिस्तर पर घूम रही थी। इस सादे कमरे में चीजें छिपाने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने बिस्तर के नीचे झांका और केवल एक गंदी बाल्टी और कुछ बदबूदार सड़े जूते देखे। कमला देवी हैरान थीं। उन्होंने रीमा को सामान ले जाते हुए नहीं देखा, वे कहाँ छिपे हो सकते हैं? क्या जमीन में कोई छेद हो सकता है? कमला देवी ने फर्श पर पैर पटकने की कोशिश की, पूरे कमरे में ध्यान से खोज रही थी। माँ, आप क्या कर रही हैं? संजय बाहर अपने पिता के साथ काम कर रहा था, फर्नीचर बना रहा था, ठोकने और हथौड़े मारने की आवाजें गूंज रही थी क्योंकि औजार लकड़ी को आकार दे रहे थे। शिवा की जोर से चिल्लाहट, दादी से शिवा को न मारने की भीख मांगते हुए, ने संजय को चौंका दिया था। उसने अपने औजार गिरा दिए, वह जल्द बड़ी ई से कमरे में वापस दौड़ गया। संजय, तुम क्या कर रहे हो? तुमने थोड़ी देर ही काम किया है और अब तुम वापस कमरे में दौड़ रहे हो।
संजय के पिता थोड़े बूढ़े थे और शायद कम सुनते थे। उन्होंने शिवा की आवाज़ नहीं सुनी और अपने बेटे को डांटा जो अभी अभी काम पर लगा था। संजय को अपने पिता के डांटने की परवाह नहीं थी। बच्चों का उसके दिल में एक ऐसा स्थान था जिसे केवल कुछ डांटने वाले शब्दों से हिलाया नहीं जा सकता था। और दरवाजे पर उसने अपनी माँ को कमरे में कुछ खोजते हुए देखा। शिवा ने अपनी डरी हुई बहन को कसकर पकड़ा हुआ था और संजय अचानक समझ नहीं पाया कि उसकी माँ क्या खोज रही थी। संजय, मैं बस देखने आई थी, इस कमरे का फर्श बहुत मजबूत है। तुम बाहर काम क्यों नहीं कर रहे हो और तुम वापस क्यों आए हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पिता लोगों को डांटते हैं। कमला देवी ने अपने बेटे की मौजूदगी में कुछ खोजने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, डर से कि यह उसे पराया कर देगा। हालांकि वह हमेशा अपनी बेटी की बहुत परवाह करती थी। वह जानती थी कि उन्हें बुरा होने पर अपनी देखभाल के लिए अपने बेटे पर भरोसा करना होगा। शिवा अभी छोटी है, माँ आप उसे डराए मत। वैसे भी खाना बनाने का समय हो रहा है, क्या आपको खाना बनाना शुरू नहीं करना चाहिए? संजय, मैं ही पिछले 1 महीने से खाना बना रही हूँ। रीमा को अब खाना बनाना चाहिए क्योंकि वह वापस आ गई है। यह मत सोचो कि उसने अपने मालिक के घर में मजे किए, वह वापस आकर कुछ भी न ही कर सकती। जो वह खोज रही थी उसे न पाकर कमला देवी को और भी ज्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। उन्होंने सोचा था कि रीमा को देखते ही आज उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और अंदर ही अंदर उनके मन में असंतोष भर गया। माँ, देखिए आपके बेटे के लिए कितना मुश्किल है। शायद मेरी पत्नी को अब घर पर काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन 200 रुपये का क्या होगा? तुम और तुम्हारा बेटा 1 महीने की बढ़ई के काम से बस उतना ही पैसा कमा सकते हो। क्या हमारे घर के खर्चे नहीं हैं? उस छोटे से खेत से अनाज काफी नहीं है। न ही दूसरी बेटी और तीसरी बेटी के पास अपने दहेज के लिए कोई पैसा बचा है। हम मेरी अंत्येष्टि के लिए बचाए हुए पैसे खर्च नहीं कर सकते। उस 200 रुपये की आमदनी को खोने का विचार कमला देवी को इतना दर्द देता था कि वह अपने बेटे को इस विचार से रोकने की कोशिश करती रही। माँ, जाए खाना बनाए। यहाँ मत रहिए और शिवा और छोटी बच्ची को मत डराए। संजय को एहसास हुआ कि वह बच्चों की देखभाल के लिए कमला देवी पर भरोसा नहीं कर सकता था और अगर वह उन्हें नहीं डराती तो ये पहले से ही एक आशीर्वाद होगा। हो, जब तुम्हें पत्नी मिल जाती है तो तुम अपनी माँ को भूल जाते हो, तुम इतने रीढ़हीन हो। हमेशा अपनी बूढ़ी माँ से खाना बनवाने की उम्मीद करते हो। कमला देवी अपने मोटे शरीर के साथ अपने बेटे द्वारा बाहर खींची गईं। उन्होंने रसोई को अनिच्छा से देखा, उनकी आंखें भटकती रहीं जब तक कि उन्होंने दूसरी बेटी और तीसरी बेटी को खिड़की के पास एक छोटे से तांबे के आईने के साथ फूलों को आजमाते हुए नहीं देखा। बड़ी, छोटी, यहाँ आओ अपनी माँ के पास। माँ, मेरा एक नाम है। मुझे ऐसे बुलाना इतना बुरा लगता है। गुप्ता शुचि ने अपने हाथों में तांबे का आईना नहीं रखा, उन्हें वह फूल काफी सुंदर लगा। हाँ, बिल्कुल, मेरा भी एक नाम है। मैं बड़े भाई के बच्चों की तरह नहीं रहना चाहती, जिन्हें हमेशा ऐसे ही बुलाया जाता है। गुप्ता शुचि ने गर्व से कहा, उनकी हाव भाव उनकी बड़ी बहन की तरह ही भड़कीली थी। ठीक है, तुम्हारा भाई जिद्दी है और तुम भी अपनी माँ की नहीं सुनती। मेरा जीवन इतनी कठिनाइयों से क्यों भरा है? ओह, कमला देवी ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और पीड़ा में जैसे जमीन पर लुढ़कने लगी। यह असल में खाना बनाने से बचने की उनकी योजना थी। जब उन्होंने ड्राइवर को देखा जो एक बेंच पर बैठा था, तो उन्होंने देखा कि वह उन्हें देख रहा था। ड्राइवर को लगा कि यह परिवार सच में ड्रामा करना जानता है। आज उसे मुफ्त में एक और नाटक देखने को मिला। यह अफसोस की बात थी कि वह एक पटकथा नहीं लिख सकता था, वरना यह एक महान नाटक बन सकता था। एक दुष्ट सासू माँ अपनी बहू को परेशान कर रही है, घर में छोटे बच्चों को पीट रही है और अपनी बेटियों को लाड़ प्यार कर रही है। तुम फिर से शुरू हो गई, माँ। हम दोनों ने कपड़े धोने का काम किया। रसोई बहुत गंदी है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, गुप्ता शुचि ने अपनी माँ को एक नज़र देने के बाद कहा। बहनों ने एक दूसरे को देखा, अच्छी तरह से जानती थीं कि उनके खिलाफ ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल किया जाता है। वे अपनी भाभी नहीं थीं और वे यकीनन उस जाल में नहीं फंस रही थीं। गुप्ता शुचि ने बगल में सिर हिलाया। बहनों ने एक दूसरे को फूल लगाने में मदद की, कमला देवी को नजरअंदाज करते हुए जो बाहर झूठा रो रही थी। माँ का दिल चैप्टर 18। मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? मैं तुम जैसे नाकारा बच्चों को जन्म देती हूँ और बुढ़ापे में तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ता है। श्रीमती राय अपनी बेटियों पर इतनी नाराज थी कि उनकी आंखों से सच्चे आंसू बहने लगे और वह सिसकियां भरते हुए बोली। येशी ने बाहर हो रहे शोर शराबे को सुना, लेकिन वह नाटक देखने बाहर नहीं जा सकती थी। सिया, वह बोली भली बच्ची, उसके पास ही बैठी रही, बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह श्रीमती राय के आमतौर पर भयंकर व्यवहार से डरी हुई थी। वह बस बिस्तर पर करवट ले सकती थी, फिर भी बैठ नहीं सकती थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसका शरीर बहुत छोटा हो, वह जल्दी से बड़ा होना चाहती थी। श्रीमती ली अपने बच्चों को लेने गईं और उन्हें पहाड़ से लौटते हुए देखा। दया 2 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आ रही थी, जबकि 2 छोटे बच्चे उनके द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ियां पकड़े हुए थे। दया, मेरे बच्चे। माँ वापस आ गई हैं। दया ने अपनी चाल तेज कर दी और दोनों छोटे बच्चे जल्दी जल्दी भागे, लगभग ठोकर खाकर गिरने ही वाले थे। श्रीमती ली की आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर फेंककर अपने बच्चों को गले लगा लिया। उनके बाल सूखे और पीले थे, उनके चेहरे हरे दुबले और पीले पड़ गए थे, जब वह गई थी उससे भी ज्यादा पतले हो गए थे।
अपने दुबले पतले बच्चों को पकड़कर उनका दिल दुख से भर गया और वह उनके साथ रोने लगी। माँ, आप फिर से नहीं जाएंगी ना? सान्या अपने छोटे से 4 साल के चेहरे के साथ उम्मीद से ऊपर देखती हुई बोली। माँ भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे एक हवेली में काम करने जाना पड़ता है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इस बार माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लाई हैं, जिसमें सुंदर कपड़े और जूते भी हैं। ओह ओहे! दया और उसकी बहनें कपड़े और जूतों के बारे में सुनकर एक साथ रोईं और हंसी खुश होकर। चलो घर चलते हैं। श्रीमती ली ने बच्चों की लकड़ियों को दया के गट्ठर से बांध दिया, खुद उसे उठाया और बच्चों के साथ घर चली गईं। रास्ते में जिन गांव वालों से वे मिली, उन्होंने बस उनसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। गांव वाले श्रीमती ली के एक अमीर घर में काम करने को लेकर बहुत उत्सुक थे और कुछ बुजुर्ग महिलाएं उनके साथ चलीं, उन पर सवालों की बौछार कर दी। श्रीमती ली ने केवल सरल वाक्यों में जवाब दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी अपनी गाड़ी के अलावा आंगन में एक और घोड़ा भी था। जहां चाय परोसी जाती थी, उस छप्पर वाले मंडप के पास ड्राइवर के अलावा एक नया घर का नौकर भी था। श्रीमती ली को अंदर आते देखकर घर के नौकर ने विनम्रता से सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। श्रीमती ली, मैं सेठ जी के यहाँ से भेजा गया एक नौकर हूँ। छोटा मालिक रोते हुए उठा, उसने नाश्ता करने से मना कर दिया और बाद में बुखार के लक्षण दिखाने लगा। क्या, जब मैं गई थी तब वह ठीक था, उसे बुखार कैसे हो सकता है? क्या डॉक्टर को बुलाया गया है? श्रीमती ली घबरा गईं। छोटा मालिक उनसे बहुत जुड़ा हुआ था और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह जरूर रोते हुए उठा होगा और उनके लिए तड़प रहा होगा। शायद दूध के लिए उसकी चाहत वापस आ गई थी, जिससे वह बीमार पड़ गया था। मैंने सेठ जी से सुना कि एक डॉक्टर को बुलाया गया है और मालकिन ने मुझे आपको जल्दी वापस लाने के लिए कहा है, घर के नौकर ने कहा। ओह, मैं बस अपने कपड़े बदल लूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी, श्रीमती ली ने कहा और अपने हाथ धोने के बाद वह अपने कमरे में गईं, जहां उनके बच्चों के चलने की आवाज़ उनके पीछे पीछे आई और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके उन कपड़ों में बदल लिया जो वह पहनकर आई थीं। माँ, आप इतनी जल्दी फिर से क्यों जा रही हैं? दया और उसकी बहनें श्रीमती ली के चारों ओर जमा हो गईं। येशी ने पलकें झपकाईं और अपने विचारों का उपयोग करके अपनी आंखों के सामने जगह से बंडल को प्रकट किया, कपड़े को सहलाते हुए और नियमों का पालन करने के लिए बुदबुदाते हुए। श्रीमती ली ने अपने कपड़े बदलना रोक दिया और अपने बच्चों से कहा, माँ को काम पर जाना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो बंडल बुआ ने पकड़ा हुआ है, उसमें मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और जूते बनाए हैं। घर पर अच्छे से रहना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह, कपड़े और जूते। दया ने बुआ के हाथों से बंडल लिया, उसे खोला और ऐसे कपड़े देखे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने कपड़े अपनी बहनों को बांटे और यह सुनिश्चित किया कि सबको उनका हिस्सा मिले। ही, बहुत सुंदर। एरिया ने अपने गंदे कपड़े उतार दिए और सुंदर नए कपड़े पहन लिए। उसने जूते पहनकर देखे, लेकिन उन्हें पहनने की हिचकिचाहट के कारण बाहर नहीं पहनना चाहती थी। बुआ को छोड़कर, जिसने अपने नए कपड़े नहीं पहने थे, सभी 4 बड़ी बहनें अपने कपड़े पहने हुए थीं। सिया अब खुद कपड़े पहन सकती थी और वे खुशी खुशी अपने जूतों को गले लगाए उछल कूद कर रही थीं, अपनी माँ के काम पर जाने की नाराजगी को पूरी तरह से भूल चुकी थीं। येशी वहां लेटी हुई अपनी बड़ी बहनों के लिए गहरी सहानुभूति महसूस कर रही थी। ये बच्चे बहुत दयनीय थे, एक नया सेट कपड़े और जूते, और वे अपनी माँ के बारे में भूल गए थे। अपने कपड़े बदलने के बाद श्रीमती ली ने बच्चों को थोड़ी देर के लिए गले लगाया, बुआ को उठाया और उसे चूमा और कहा, चाहे वह समझे या न समझे, बुआ, घर पर अच्छा बच्चा बन के रहना, ठीक है? येशी अपनी बड़ी मासूम आंखों से देख रही थी, ये तय नहीं कर पा रही थी कि वह सिर हिलाए या सहमति में सिर हिलाए। उसकी माँ वापस आए और उसे खाना नहीं खिलाया, यहाँ तक कि उसे गोद में भी नहीं लिया। कितना दिल दहला देने वाला। उसकी माँ का प्यार हवेली के छोटे मालिक की तरफ चला गया था। जब श्रीमती ली जाने के लिए तैयार थीं, तो बच्चे उनकी टांगों से चिपक गए, रोते हुए उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। माँ, मत जाओ, अच्छे बच्चे बनो। सुनो, श्रीमती ली की हिचकिचाहट से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके पास बच्चों की पकड़ से जबरदस्ती अलग होने और कमरे से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरवाजा खोलते हुए बच्चे दरवाजे पर बुआ को गले लगाए हुए थे। श्रीमती ली को घोड़े की गाड़ी पर चढ़ते हुए देख रहे थे। पत्नी, अपना ध्यान रखना। होंगजी के पिता की आंखों में हिचकिचाहट साफ दिखाई दे रही थी। पति, बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं अगले महीने वापस आऊंगी, श्रीमती ली ने कहा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह गाड़ी में चढ़ गईं और बैठ गईं। जब वह बैठ गईं, तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और चला गया। या उसके पीछे घोड़े पर सवार नौकर भी गया। श्रीमती राय, जो अपनी बेटी और श्रीमती ली के खाना बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनके जाने के बाद कड़वाहट से कोसने लगी। हवेली का काम, हमेशा हवेली का काम। श्रीमती ली का उस नौकर के साथ चक्कर जरूर है, हम्फ। उद्धरण चिन्ह। जब होंगजी ने श्रीमती राय को श्रीमती ली के बारे में इस तरह बुरा भला कहते हुए सुना, तो उसे डर लगा कि उसकी पागलपन भरी बातें गांव वालों द्वारा सुन ली जाएंगी और उसकी पत्नी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगी। उसने तुरंत फाटक बंद कर दिया और श्रीमती राय को सख्ती से घूर कर देखा। माँ, आप कुछ भी खा सकती हैं, लेकिन शब्द लापरवाही से नहीं बोलने चाहिए। अगर आप इस तरह बात करेंगी तो मैं अपनी गरिमा कैसे बनाए रखूंगा?
हम्फ। श्रीमती राय को उनके बेटे ने डांटा और दरवाजे पर नए कपड़े पहने बच्चों को देखकर उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने पहले कपड़ों को ढूंढा था और उन्हें नहीं मिला था, ये सोचकर कि यह अच्छे कपड़ों की बर्बादी थी। उतारो वो कपड़े, तुम नाकारा बच्चे, तुमने इतने सुंदर कपड़ों को गंदा कर दिया। श्रीमती राय ने कहा जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ी, उनका मोटा शरीर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दया और बच्चे चतुराई से कमरे में भाग गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर श्रीमती राय दरवाजे पर पहुंची और उसे गुस्से से मारा, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, शापित नाकारा बच्चे। माँ, अब क्या हुआ? होंगजी फिर से उन्हें रोकने आया। मुझे उन्हें डांटना ही होगा। वे इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं जब कोई छुट्टी या त्योहार भी नहीं है, ये बेकार चीजें हैं। माँ, मेरी पत्नी ने वो कपड़े बच्चों के लिए बनाए थे, बस उन्हें पहनाकर देखने के लिए, और वैसे भी वो उनके कपड़े हैं। वे उन्हें पहनकर कितने फुर्तीले लग रहे हैं। हम्फ। श्रीमती राय ने दरवाजे को मारना बंद कर दिया, फिर भी उन्हें कुछ असंतोष महसूस हुआ। होंगजी की माँ, क्या तुम अभी तक खाना नहीं बना रही हो? होंगजी के पिता, जो चुप थे, उन्होंने श्रीमती राय पर एक नज़र डाली। वह उनके बड़बड़ाने और शिकायत करने के आदी थे और उनकी सोच को जानते थे, लेकिन वह अपने बेटे को नाराज नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाते और कोसते हुए जैसे ही वह खाना बनाने गईं, श्रीमती राय ने कहा, मैं खाना बनाती हूँ और तुम कृतघ्न लोगों को परोसती हूँ, फिर भी तुम आग जलाने में मदद करने के लिए बाहर नहीं आते। कमरे में दया और बच्चों ने जल्दी से अपने नए कपड़े उतार दिए और उन्हें करीने से मोड़ दिया, कपड़ों और जूतों को एक बंडल के अंदर रख दिया। सिया की सलाह मानते हुए उन्होंने बंडल वुवा को सौंप दिया। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, दादी बस इन्हें ढूंढने के लिए कमरे में आई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं मिले। सिया ने कहा। सिया की बातों से दया, एरिया और सान्या सब हंस पड़े। छोटी बहन, इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना। हम दादी को अपने कपड़े और जूते नहीं ले जाने दे सकते, सान्या ने कहा, जिससे बड़ी बहनों के बीच हंसी फैल गई। अपनी बहनों को सुनकर येशी ने पलकें झपकाईं। वे उस पर इतना भरोसा कर रही थीं। वह तो बस 2 महीने से थोड़ी बड़ी बच्ची थी, लेकिन ठीक है। अध्याय 19, फंसाया जाना। चैप्टर 19, बीइंग फ्रेम्ड। श्रीमती ली के रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाने के बाद दया को अपनी 2 छोटी बहनों के साथ मेहनत करना जारी रखना पड़ा। खेतों में धान पकने लगा था, जो कीड़े और चूहों को आकर्षित कर रहा था। वे दिन में पानी नहीं ला सकते थे और केवल रात में ही ऐसा कर सकते थे। होंगजी बेशक बच्चों को रात में खेतों में नहीं रहने दे सकता था। रात का खाना खाने के बाद वह खेतों में नालियों से पानी को खेतों में भेजने के लिए जाते थे। श्रीमती राय एक बार उनके कपड़े और जूते देखने गई थी जब 3 सबसे बड़े बच्चे आसपास नहीं थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पहली बार जब उन्होंने तलाशी ली तो वह सिया को मारना चाहती थीं। सिया न तो रोने की हिम्मत कर पाए और न ही छिपने की। श्रीमती राय को डरते हुए देख रही थी। वाह 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 वाह। येशी के अचानक जोर से रोने की आवाज ने होंगजी को अपनी तरफ खींचा और इस कुछ हद तक ईमानदार पिता ने श्रीमती राय को डांटा। देर रात श्रीमती राय चुपके से आती और चुपके से चली जाती थी। दरअसल कपड़े खोजने के अलावा वह ये भी देखना चाहती थी कि श्रीमती ली ने कोई निजी पैसा तो नहीं छिपाया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीमती ली 1 महीने के लिए गांव में थी और एक अमीर परिवार में काम करती थी और उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, केवल कुछ सामान ही मिला। यहाँ येशी की भूमिका रोने और बेवकूफ़ी भरा व्यवहार करने की थी। उसके पिता के कमरे में कोई मूल्यवान चीज नहीं थी, केवल कुछ अच्छे कपड़े और जूते उसने छिपा रखे थे। जैसे ही रात होती, वह अपनी सीट के नीचे से शब्दों को पहचानने के लिए 2 चित्र वाली किताबें निकालती। दरअसल वह डरती थी कि उसकी दादी उन्हें ढूंढ कर ले जाएंगी और किताबों को अपनी सीट के नीचे केवल एक ध्यान भटकाने के रूप में रखती थी। दिन भर के काम से थकाकर दया अपनी 3 बहनों और वोवा के साथ तेल के दीपक के नीचे चित्र वाली किताबों का आनंद लेती थी। होंगजी रात में अपना बढ़ई का काम बंद कर देते थे। यह उनके आराम करने का एकमात्र समय था और वह बच्चों को पढ़ते और पढ़ाते थे। हालांकि वह खुद ज्यादा अक्षर नहीं जानते थे, उन्होंने बढ़ई का सीखते समय कुछ सीखे थे। बढ़ई के काम के लिए रेखाएं खींचना एक ऐसा कौशल था जिसे हर कारीगर को समझना जरूरी था। क्या तुम जल्दी से सोने नहीं जाते? क्या तेल का दीपक मुफ्त में जलता है? अक्सर जब वे सबसे ज्यादा तल्लीन और आनंदित होते थे तो बगल वाले कमरे से श्रीमती राय के डांटने की आवाज सुनी जा सकती थी। बच्चों, सो जाओ, मैं आज के लिए यही कहानी रोक दूंगा और हम कल जारी रखेंगे। होंगजी बात करते करते और अपनी माँ की डांट सुनकर थक गए थे। उन्होंने बच्चों को सोने के लिए ड्यूटीफुली तैयार किया। दया और उसकी बहनें आज्ञाकारी रूप से बिस्तर पर चली गईं और सोने से पहले उन्होंने अपने पिता द्वारा मच्छरदानी के नीचे उन्हें सुनाई गई कहानियों को दोहराया, ये सोचते हुए कि अगर वे परियों की कहानियों की राजकुमारियों की तरह होती तो जिंदगी कम कठिन होती। दया और उसकी बहनों ने कभी भी अपनी शिकायतें जोर से नहीं कही। लड़कियों के प्रति उनके परिवार का रवैया गांव में कुछ हद तक अनोखा हो सकता है, लेकिन दूसरे परिवार लड़कों को लड़कियों से बेहतर मानते थे। लड़कियां होने के नाते बड़ों के व्यवहार के तहत रहते हुए वे कुछ हद तक हीन महसूस करती थीं, हमेशा मेहनती रहती थीं। श्रीमती ली सेठ जी की हवेली में छोटे मालिक के आंगन में लौट आईं। छोटा मालिक बेचैनी से सो रहा था, उसका चेहरा थोड़ा लाल था, जो बुखार रका लक्षण था। छोटे मालिक के ठीक होने के बाद श्रीमती ली ने एक बार फिर उसे मालकिन के आंगन में ले गईं। श्रीमती ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा मालिक आपसे इतना जुड़ा हुआ होगा। हम इस बारे में क्या करें?
इस मासिक मुलाकात को छोटे मालिक को छोड़कर नहीं छोड़ा जा सकता, मालकिन ने कहा। मालकिन, मासिक मुलाकातें मेरे लिए मेरे बच्चों को देखने का एकमात्र मौका है, श्रीमती ली ने जवाब दिया। आप नहीं जानती कि मेरे बच्चे घर पर कितने दयनीय हैं। सबसे बड़ा केवल 8 साल का है, सबसे छोटा मुश्किल से 2 महीने का है, और 3 बड़े रोज काम पर जाते हैं, चाहे बारिश हो या धूप। मेरे घर पर न होने से इतने सारे काम उनके छोटे छोटे शरीरों पर आ जाते हैं। श्रीमती ली, जैसे ही उन्होंने बात की, रोने लगीं। मालकिन, जो खुद भी एक माँ थी, उन्होंने सुनते ही माथे पर शिकन डाली। हालांकि उन्होंने एक अमीर महिला के रूप में कभी भी कठिनाई नहीं झेली थी, लेकिन वह जानती थी कि गरीब परिवारों को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता था। उन्होंने किसी से श्रीमती ली के परिवार की जांच करवाई। पिता और बेटा बढ़ई थे, जिससे अच्छी कमाई होनी चाहिए थी, और श्रीमती ली के काम से मासिक वेतन के साथ परिवार को अच्छी तरह से रहना चाहिए था। आपकी सास, घर पर 2 छोटी बहनें क्या कर रही हैं? वे वयस्क हैं, वे छोटे बच्चों को काम पर कैसे जाने दे सकती हैं? वे बस घर पर रहती हैं। ये तो सरासर अन्याय है। और आपका पति परिवार बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्या वह परवाह नहीं करता? उद्धरण चिन्ह, मेरे पति बहुत ही आज्ञाकारी हैं, बढ़ई के काम का सारा पैसा मेरे ससुर और सास के पास रहता है। श्रीमती ली, आप सिर्फ एक नौकरानी हैं, मैं आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको कुछ सामान और पैसे से ही इनाम दे सकती हूँ। जब छोटा मालिक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जी, मालकिन ने श्रीमती ली को कुछ और सामान दिया, जिसमें कपड़ा और रुई भी शामिल थी। धन्यवाद, मालकिन। जब श्रीमती ली ने ये सामान देखे तो उन्होंने अपने बच्चों के सर्दियों के कपड़ों के बारे में सोचा। हर साल बच्चे पतले कपड़े पहनते थे और अक्सर उन्हें सर्दी लग जाती थी। श्रीमती ली सामान वापस आंगन में ले गईं और उन्हें कई ईर्ष्यालु निगाहों का सामना करना पड़ा। फिर वह छोटे मालिक को छोटी मालकिन के आंगन में ले गईं, जहां छोटी मालकिन ने उन्हें डांटा। छोटी मालकिन हॉल में एक गोल कुर्सी पर बैठी थी, मुलायम तकियों से पीठ टिकाकर। उसकी सख्त नजर श्रीमती ली पर टिकी हुई थी, जो छोटे मालिक को पकड़े हुए थी। नौकरानी ने छोटे मालिक को श्रीमती ली की बाहों से ले लिया। श्रीमती ली, क्या आपको अपनी गलती का एहसास है? छोटी मालकिन, श्रीमती ली की गलती है। श्रीमती ली ने अनुमान लगाया कि छोटी मालकिन छोटे मालिक को बुखार होने का जिक्र कर रही थी, जिसके लिए वह जिम्मेदार थी। अगर आप अपनी गलती जानती हैं तो आपको उसे सुधारना होगा। छोटा मालिक अभी बहुत छोटा है। आपके जाने के तुरंत बाद उसे बुखार कैसे हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा? आप घर जाने से पहले ही उसे बुखार था, और फिर भी छोटे मालिक को बुखार में देखकर आपने घर जाने पर जोर दिया। यह महिला ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। दरअसल उन्होंने घर छोड़ने से पहले छोटे मालिक को अच्छी हालत में देखा था, वह तब सो ही रहा था। अभी भी बहाने बना रही हो। नौकरानी ने बताया कि जब छोटे मालिक को बुखार हुआ तो उसके कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली थीं। मौसम ठंडा होने लगा था। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? छोटी मालकिन, ये वाकई इस महिला के लिए अन्याय है। जब मैं गई थी तो छोटे मालिक के कमरे का दरवाजा बंद था और केवल एक छोटी खिड़की खुली थी, सभी दरवाजे और खिड़कियां नहीं। छोटी मालकिन की बातों को सुनकर श्रीमती ली समझ गईं कि उनके जाने के बाद छोटे मालिक को बुखार क्यों हुआ था। ये ठंड लगने के कारण था, फिर भी वह ये नहीं समझ पा रही थी कि दरवाजे और खिड़कियां कैसे खुली थीं। श्रीमती ली, मैंने पहले सोचा था कि आप बहुत ईमानदार हैं, यही वजह है कि मैंने हमेशा आपको छोटे मालिक के पास रखा है। लेकिन आप न केवल लापरवाह रही हैं, बल्कि अब आप बहाने बनाकर इसे नकार भी रही हैं। छोटे मालिक के आसपास के सभी लोगों ने कहा है कि यह आपकी लापरवाही थी जिसके कारण उसे बुखार हुआ। छोटी मालकिन, चाहे ये झूठा आरोप है या नहीं, छोटे मालिक का बुखार मेरी जिम्मेदारी है। मैं भविष्य में ज्यादा सावधान रहूंगी। श्रीमती ली समझना शुरू कर रही थी। वह अकेले शक्तिहीन थी और कुछ लोग जानबूझकर उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से फंसा रहे थे, और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, आंगन में हर कोई चाहता था कि वह चली जाए। श्रीमती ली, आपने अपनी गलती मान ली, तो मैं आपको क्या सजा दूं? मैं उस चीज को सजा दूंगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगले महीने अपने परिवार से मिलने की छुट्टी एक दिन कम कर दी जाएगी और आपको घर जाने की अनुमति नहीं होगी। आपका मासिक वेतन छोटी मालकिन की तरफ से कोई और भेजेगा। छोटी मालकिन की विजयी अभिव्यक्ति अपनी नौकरानियों के साथ सब स्मगली मुस्कुराईं, श्रीमती ली के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए। उनकी अभिव्यक्ति में उदासी ने उन्हें एक विकृत खुशी दी। अध्याय 20, वापस जाने में असमर्थ, चैप्टर 20, अनेबल टू रिटर्न। श्रीमती ली उन शब्दों को बोलने के बाद केवल आंसुओं के साथ अपना सिर हिला सकती थीं। किसी और की छत के नीचे रहते हुए उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था, अपने बच्चे के लिए अपनी लालसा को अपने दिल में गहराई से दबाते हुए। छोटा मालिक चालाक था। 2 साल से ज्यादा की उम्र में उसकी समझ अब केवल चित्रों से अक्षरों को पहचानने तक सीमित नहीं थी। हर दिन सुबह एक शिक्षक उसे 2 घंटे के लिए पढ़ाने आता था, त्रिवर्णमाला और सहस्रनाम। दोपहर में कोई छोटे मालिक को घोड़े की मुद्रा और मार्शल आर्ट की मूल बातें सिखाने आता था। छोटी मालकिन अपने बेटे को इतनी मेहनत करते हुए देखकर हिचकिचाती थी। छोटे मालिक के लिए एक शिक्षक को नियुक्त करने का विचार बड़े मालिक का था। एक पिता के रूप में जो अपने बेटे को सफल होते देखना चाहते थे, उन्होंने अपना सारा स्नेह और मूल्य अपने पहले बच्चे में निवेश किया, लोहे को सुई में बदलने के लिए दृढ़
श्रीमती ली, जो अनपढ़ थी, छोटे मालिक के परिश्रम से पढ़ते समय उसके पास खड़ी रहती थी, कभी कभी उसका ध्यान रखती थी। जब छोटा मालिक दोपहर में गिर जाता था तो श्रीमती ली उसे उठाने नहीं जाती थी। ये बड़े मालिक की इच्छा थी और वह अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करती थी। समय समय पर छोटी मालकिन ये संकेत देती थी कि जब बड़े मालिक आसपास न हो तो छोटा मालिक थोड़ी ढील दे सकता है। श्रीमती ली को छोटी मालकिन के उदार दिल पर ऐतराज नहीं था, लेकिन वह बड़े मालिक के इतने छोटे बच्चे को इतना कष्ट देने से भी पूरी तरह सहमत नहीं थी। उनके अपने बच्चे गरीबी के कारण कष्ट झेलते थे। समृद्ध सेठ जी की हवेली में ऐसी कठिनाई की कोई जरूरत नहीं थी। वे खुश बच्चों के रूप में विलासिता और आराम का जीवन जी सकते थे। लेकिन जब श्रीमती ली ने छोटे मालिक को बिना रोए गिरते हुए देखा और रात में उसके शरीर पर कई खरोंचें देखीं, तो उनका दिल दुख से भर गया। वह छोटे मालिक के पैरों की मालिश करती थी ताकि उसका दर्द कम हो सके। हालांकि उन्हें पढ़ना लिखना कभी समझ नहीं आया, लेकिन जब शिक्षक छोटे मालिक को पढ़ाते थे तो उन्होंने कुछ अक्षर पहचानना सीख लिया। यह एकमात्र पल था जब उन्हें यहाँ खुशी महसूस होती थी और समय जल्दी से उनकी मासिक छुट्टी के लिए आ गया। पिछले महीने छोटे मालिक के बुखार की घटना के बाद श्रीमती ली की छुट्टी का जिक्र छोटी मालकिन द्वारा कुछ हद तक किया गया था, लेकिन मालकिन ने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। श्रीमती ली अपने बच्चे के लिए तरस रही थी, केवल इन भावनाओं को दबा सकती थी, और रात की शांति में उन्होंने अपनी लालसा को सिलाई में बदल दिया। अपने बच्चों के लिए कपड़े और जूते बनाती रहीं। उस शाम जैसे ही छोटा मालिक सो गया, श्रीमती ली चुपचाप उसकी देखभाल कर रही थी। उनके विचार उनके अपने बच्चे पर टिके हुए थे। क्या अब घर पर व्यस्त खेती का मौसम था? उनके घर पर उनका बच्चा भी कष्ट झेल रहा होगा। इतना छोटा बच्चा खेती के काम का बोझ कैसे उठा सकता था? वापस जाने और मदद करने में असमर्थ होना, अपने बच्चे का बोझ हल्का करने में असमर्थ होना, एक माँ के रूप में उनका सबसे बड़ा दर्द था। ये सोचकर श्रीमती ली की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने चुपचाप उन्हें पोंछा, धीरे से बेडरूम का दरवाजा बंद किया और एक छोटे कमरे में गई जहां वह सोती थी। सोने के बजाय उन्होंने फिर से सिलाई शुरू कर दी। चावल की कटाई के बाद मौसम ठंडा हो गया था और उन्हें अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े और रुई के जूते बनाने की जरूरत थी। 2 साल से ज्यादा की उम्र में छोटा मालिक अर्जुन यह महसूस कर सकता था कि उसकी गीली दाई श्रीमती ली सामान्य से अलग थी, और वह उसकी मुस्कान के पीछे की उदासी को महसूस कर सकता था। अर्जुन ने सोने का नाटक किया। जब उसकी गीली दाई अपने कमरे में वापस आ गई थी तो उसने अपनी आंखें खोलीं। किनारे वाले दरवाजे तक दबे पांव गया और चुपके से उसके बिस्तर पर झांका। उसने श्रीमती ली को चुपचाप आंसू बहाते हुए देखा। उनके हाथ सुई के काम में व्यस्त थे, मौन दुख में डूबी हुई थी। अर्जुन अभी भी छोटा था, यह नहीं समझ पाया कि श्रीमती ली क्यों रो रही थी, लेकिन उसने सुरक्षात्मक रूप से महसूस किया कि किसी ने उसकी गीली दाई को धमकाया होगा। वह मदद नहीं कर पाया, लेकिन अंदर भागा और श्रीमती ली से कहा, गीली दाई, क्या किसी ने आपको रुलाया? अर्जुन की आवाज सुनकर श्रीमती ली ने अपना सुई का काम अलग रखा और अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। छोटे मालिक, आपकी गीली दाई नहीं रो रही।